कमल नींद से उठा, तकिए के पास से अपना फोन उठाया और देखा कि सुबह के 7 बज चुके थे। उसने अपना गाल छुआ, थोड़ा दर्द हुआ। धिक्कार है, उस कमीने ने कल रात मुझ पर घात लगाकर हमला किया था। क्या ये सूझ गया है? उसने अपने कपड़े पहने और शीशे के पास गया। हाँ, उसके दाहिने गाल पर हल्की सी चोट जरूर थी, हालांकि ज्यादा साफ नहीं, पर साफ दिख रही थी। लेकिन ये सोचकर कि उसके प्रतिद्वंद्वी के 2 आगे के दांत उसने तोड़ दिए थे, उसे काफी राहत मिली। कौन सा खजाना खोज सिस्टम? क्या पिताजी खजाना खोज का शो देख रहे हैं? उसकी बात पूरी होने से पहले ही खजाना खोज का एक स्क्रीन अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया। चौंक कर उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, लेकिन खजाना खोज का स्क्रीन उसकी आंखों के सामने ही रहा। क्या बकवास है? क्या मैं भ्रम में हूँ? क्या मुझे इतनी जोर से मारा गया है कि मेरी नसें खराब हो गई हैं? यह इतना बुरा नहीं हो सकता, ये तो बस गाल पर एक मुक्का था। होस्ट, आप भ्रम में नहीं हैं। ये खजाना खोज सिस्टम इंटरफेस है। कौन कौन बोल रहा है? मैं खजाना खोज प्रणाली हूँ। कुछ मिनट बाद कमल खजाना खोज प्रणाली को समझ गया और काफी देर तक अवाक रहा। वह वेब उपन्यासों का प्रशंसक था और उपन्यासों में विभिन्न प्रणालियों के बारे में जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। क्या ये कल रात मेरे साहसिक कार्य का स्वर्ग का इनाम है? सिस्टम से बातचीत के जरिए उसे पता चला कि उसे हर दिन एक खजाना खोज का अवसर मिलेगा, और जो उसे मिलेगा वह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करेगा। खजाना खोज इंटरफेस एक खास मोबाइल गेम में खजाना खोज जैसा ही था, बस इनाम अलग थे। खजाना खोज प्रणाली ज्यादा इनाम देती थी, सैकड़ों। कमल ने अपने सामने स्क्रीन को देखा, उसे अविश्वसनीय रूप से नयापन महसूस हो रहा था। क्या ये वही प्रसिद्ध वर्चुअल इमेजिंग सिस्टम था? बेशक, ये ऑनलाइन चर्चा की गई वर्चुअल इमेजिंग अवधारणा से भी ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि सिर्फ वही प्रकाश और छाया से बने खजाना खोज इंटरफेस को देख सकता था। ये निश्चित रूप से एक बेहतरीन तकनीकी कौशल था। कमल ने मन ही मन एक खजाना खोज की कामना की। उसके सामने खजाना खोज इंटरफेस घूमने लगा और कुछ सेकंड बाद रुक गया। खजाना खोज सफल। बधाई हो मेजबान, आपको जूनियर स्ट्रेंथ कार्ड मिल गया है। जूनियर स्ट्रेंथ कार्ड इस्तेमाल के बाद स्ट्रेंथ में 10 पॉइंट्स की स्थायी वृद्धि होती है। इसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करें। कमल को तुरंत अपने शरीर में एक गर्म धारा का एहसास हुआ और उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अगर उसे कल रात जैसी स्थिति का फिर से सामना करना पड़ा तो उसे लगा कि वह दूसरे पक्ष को हरा सकता है। जियाओ यू, उठो और खाओ। दरवाजे के बाहर से माँ जियान की आवाज़ ने उसके दिवास्वप्न को तोड़ दिया। कमल जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और नहा धोकर खाना खाने लगा। खाते समय रमा देवी ने उसके चेहरे पर हल्की सी चोट देखी और उत्सुकता से पूछा, जियाओ यू, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, कल रात गलती से मेज पर गिर गया था। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? रात में देर तक पढ़ाई मत करो। हालांकि कॉलेज की प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है, फिर भी तुम्हें आराम पर ध्यान देना होगा। समझ गया माँ, कमल ने शांति से उत्तर दिया। उसकी कक्षा में उसके ग्रेड औसत थे, उस वर्ग के जो भरा नहीं बल्कि आधा खाली था। कमल उत्तरी चीन के एक चौथे दर्जे के शहर फुशुई शहर में रहता था। वह हाई स्कूल के तीसरे वर्ष का छात्र था और कॉलेज की प्रवेश परीक्षा बस 1 महीने से ज्यादा दूर थी। उसके पिता एक सरकारी एजेंसी में काम करते थे और जीवन भर एक पुराने सेक्शन के सदस्य रहे थे। मुख्यतः अपने व्यक्तित्व के कारण उन्हें चापलूसी करना पसंद नहीं था। उसकी माँ अस्पताल के एक विभाग में प्रमुख नर्स थीं। उनकी संयुक्त आय ठीक ठाक थी, लेकिन वे कभी कभी काफ़ी व्यस्त रहते थे। नाश्ते के बाद कमल अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से स्कूल की ओर चल पड़ा। चूंकि स्कूल घर के पास था, वह सुबह सुबह उठने वाला छात्र बन गया। 6-7 मिनट में वह स्कूल के गेट पर पहुंच गया। स्कूल के गेट पर एक लड़की, जिसकी एक ही चोटी थी और चेहरा खुला था, चारों ओर देख रही थी। उसके नैन नक्श नाजुक और बेदाग थे और उसने फुशुई नंबर 3 हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मानो कीचड़ से बेदाग, शुद्ध और सुंदर कमल का फूल निकल रहा हो। कमल को देखकर वह जल्दी से उसके पास चली गई। जैसे ही वह पास आई, सुप्रिया ने उसके गाल पर चोट का निशान देखा और धीरे से पूछा, क्या क्या तुम ठीक हो? कमल ने उसे देखते ही मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। कल रात के लिए शुक्रिया। अगर तुम न होते तो मैं विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। हम सहपाठी हैं, मैं ऐसी बात कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ? अच्छा है कि तुम ठीक हो, सुप्रिया ने धीरे से कहा। वह अंतर्मुखी और शर्मीली थी और समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या कहे। चलो साथ में चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। कमल मिलनसार था, इसलिए माहौल उतना अजीब नहीं था। स्कूल में दाखिल होते हुए दोनों बातें करते रहे। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों अलग हो गए। सुप्रिया अपनी कक्षा में चली गई और कमल अपनी बाइक पार्क करने चला गया। कल रात शाम की सेल्फ स्टडी के बाद कमल ने घर लौटते समय 2 नशे में धुत आदमियों को सुप्रिया को खींचते हुए देखा। उस समय वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि यह सुप्रिया थी, इसलिए वह मदद करने गया।
21वीं सदी के एक होनहार युवक के रूप में ऐसी चीज को देखने पर, चाहे वह कोई भी हो, उससे जाकर मदद करनी ही थी। फिर उसका दो नशे में धुत लोगों से झगड़ा हो गया। वह लंबा और मजबूत था, जोश से भरा था, और उसने दो नशे में धुत लोगों को जमीन पर गिरा दिया, खुद को कुछ भूसे मारे और चेहरे पर एक मुक्का मारा। हालांकि वे सभी मामूली चोटें थीं, कोई गंभीर नहीं। ये सिर्फ इतना है कि उसने महसूस किया कि उसके गाल पर चोट के निशान ने उसकी सुंदरता को कुछ हद तक प्रभावित किया है। बाद में वह सुप्रिया के साथ भाग गया और उसे सुप्रिया के रूप में तभी पहचाना जब उसने उसकी गली के प्रवेश द्वार पर उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। सुप्रिया फुशुई नंबर 3 हाई स्कूल की दो मान्यता प्राप्त स्कूल सुंदरियों में से एक थी। जहां तक दो स्कूल सुंदरियों का सवाल है, यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि दूसरी भी बेहद खूबसूरत थी। दोनों समान रूप से तेजस्वी थीं और दोनों के प्रशंसकों का एक समूह था। सुप्रिया ने अपनी मां को कल रात जो हुआ उसके बारे में नहीं बताया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसे डर था कि उसकी मां परेशान हो जाएंगी। वह जानती थी कि उसकी मां पहले से ही मुश्किल में है और वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। कमल ने अपनी साइकिल खड़ी की और कक्षा में पहुंचते ही एक धुन गुनगुनाई। ज्यादातर छात्र कक्षा में पहले से ही मौजूद थे। कक्षा में लगभग सभी छात्र छात्रावास में थे, बस कुछ ही दिन के छात्र थे। सभी का ध्यान पढ़ाई में लगा था और बहुत कम लोगों ने उसके चेहरे पर लगी चोट पर ध्यान दिया। जैसे ही कमल बैठा, उसके डेस्कमेट और अच्छे दोस्त राहुल ने उसके चेहरे पर लगी चोट पर ध्यान दिया। हे भगवान, युगे, तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गया? कल रात में दो नशे में धुत आदमियों से टकरा गया और झगड़ा हो गया। चिंता मत करो, वे दोनों मुझसे ज्यादा घायल हैं। सामने खड़ी त्रिशा ने अपना सिर घुमाया और उस पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम लड़े? क्लास मॉनिटर, मैंने स्कूल के बाहर झगड़ा किया था। तुम क्लास मॉनिटर को तो नहीं बताओगे ना? कहीं भी लड़ना गलत है। दूसरों को चोट पहुंचाना और खुद को चोट पहुंचाना दोनों ही बुरी बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, क्लास मॉनिटर सही कह रहा है। इस बार तो ठीक है, लेकिन आगे से कोई झगड़ा नहीं। ठीक है, क्लास मॉनिटर। त्रिशा ने अपना सिर घुमाया और समीक्षा जारी रखी। कमल ने राहत की सांस ली। त्रिशा का सामना करते समय उसे हमेशा एक तरह का दबाव महसूस होता था, शायद उसके गुप्त प्रेम के कारण। त्रिशा उनकी क्लास मॉनिटर थी और स्कूल की एक अव्वल छात्रा भी। साथ ही वह फुशुई नंबर 3 हाई स्कूल की स्कूल सुंदरियों में से एक भी थी। उसके लंबे काले बाल चमकीले और चिकने थे, जिनमें हवा में लहरें थीं। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार थीं, असाधारण रूप से आकर्षक। नाजुक नाक और छोटे मुंह के साथ उसके नैन नक्श बिल्कुल मेल खाते थे और उसके आसपास की आभा कुछ ऐसी थी जो आम लोगों में नहीं होती। कहा जाता था कि उसका परिवार व्यापार करता था और बहुत धनी था। अगर सुप्रिया कीचड़ से बेदाग निकला कमल का फूल थी, तो वह एक नाजुक और नेक लिली थी। जल्द ही कक्षा की घंटी बजी। कमल का समीक्षा करने का मन नहीं था। उसने खजाना खोजने वाली प्रणाली खोली और उसे देखा। वह अभी तक प्रणाली से बहुत परिचित नहीं था। उसने चरित्र विशेषताएं देखीं। एक विचार के साथ एक विशेषता बॉक्स प्रकट हुआ। मेजबान कमल, खजाना खोज संख्या 0 शक्ति, 26 चपलता, 15 बुद्धि, 15 गठन, 15। उसने प्रणाली से अपने शरीर की विशेषताओं के बारे में पूछताछ की। उसकी चपलता, बुद्धि और गठन सभी एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य स्तर पर थे। एक शक्ति कार्ड का उपयोग करने के बाद उसकी शक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में काफी अधिक थी। कमल, तुम किस बात का ध्यान रख रहे हो? खूब पढ़ाई करो। गणित के अध्यापक, जो उनके क्लास मॉनिटर भी थे, किसी समय उसके पीछे प्रकट हुए थे और उनकी अचानक आवाज से कमल लगभग चौंक गया। क्लास मॉनिटर विनीत उसकी प्रतिक्रिया से चौंक गया। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना अध्यापक, मैं अभी थोड़ा विचलित था। खूब पढ़ाई करो। कॉलेज प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है। कड़ी मेहनत करो और एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाओ। जी अध्यापक। उसने जल्दी से गंभीरता से अध्ययन करना शुरू कर दिया। हर किसी की प्रतिभा अलग होती है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। कमल ने भी पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके ग्रेड बस बीच में ही रहे और वह उन्हें सुधार नहीं सका, जिससे वह हतोत्साहित हो गया। अनजाने में कक्षा की घंटी बजी, लेकिन अधिकांश छात्र अभी भी समीक्षा कर रहे थे। तभी समीक्षा सामग्री लिए एक लड़का त्रिशा के पास आया। जियाउमान, मुझे ये समस्या समझ नहीं आ रही। क्या तुम इसे हल करने में मेरी मदद कर सकते हो? त्रिशा ने उदासीनता से उत्तर दिया। जाओ, शिक्षक से पूछो। मुझे भी यह ठीक से समझ नहीं आ रहा। अजय को नरमी से झिड़की मिली और वह थोड़ा नाराज हुआ। उसने कमल के पीछे खड़े व्यक्ति से कहा, फैंग देई, जाओ और मेरे लिए एक बोतल पानी ला दो। कमल ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं हैं? क्या तुम खुद जाकर पानी नहीं खरीद सकते? अजय तिरस्कार से कहा, मैंने उससे इसे मेरे लिए खरीदने के लिए कहा था, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? इसके अलावा मैं उसे पैसे नहीं दे रहा हूँ। दफा हो जाओ, या क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से पीटूं? अजय की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। कमल ने वास्तव में उसे पहले भी पीटा था, वह भी फैंग देई की वजह से।
गहरे में उसे कमल का डर था। अंत में वह फिर भी चुपचाप चला गया। उसने महसूस किया कि कमल ने वास्तव में उसे फिर से पीटने की हिम्मत की। वे लगभग स्नातक होने वाले थे, एक और पिटाई इसके लायक नहीं थी। युगे, धन्यवाद, उसके पीछे फैंग देई ने धीरे से कहा। कमल, ये कुछ भी नहीं है। मन लगाकर पढ़ाई करो। उसकी कक्षा में उसके केवल 2 विशेष रूप से अच्छे दोस्त थे। बाद में वह अजय को फैंग देई को धमकाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने हस्तक्षेप किया और अजय को एक बार सबक सिखाया और उसके बाद उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। दिन जल्दी बीत गया। कमल ने स्कूल कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन किया। शाम का स्वर अध्ययन लगभग 9 बजे समाप्त हुआ। राहुल, फैंग देई और अन्य छात्रावास लौट आए। कमल कक्षा से बाहर निकल गया और इलेक्ट्रिक बाइक शेड की ओर चल दिया। कमल, मैंने सुना है कि अजय तुमसे निपटने के लिए लोगों की तलाश कर रहा है। सावधान रहना। त्रिशा अचानक उसके पास आ गई और धीरे से बोली। कमल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंसा। लाओ भी। ये निश्चित नहीं है कि कौन किससे निपटेगा। लापरवाह मत बनो। अगर यह बहुत ज्यादा है तो क्लास मॉनिटर। त्रिशा, आत्ममुग्ध मत हो। मैं क्लास मॉनिटर हूँ और हर छात्रा का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। मेरी माँ गेट पर मेरा इंतजार कर रही हैं। त्रिशा की सुडौल पीठ को देखते हुए कमल की आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह सोचता था कि उसके और त्रिशा के बीच बहुत बड़ा फर्क है, एक अव्वल छात्रा थी, दूसरी औसत। भविष्य में त्रिशा जरूर देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में जाएगी, जबकि वह तो बस दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में ही जा सकता था। इसलिए वह त्रिशा के प्रति अपने प्रेम को अपने दिल में ही छिपा सकता था, उसे परेशान न करने के लिए। क्योंकि अगर वह ऐसा करता भी तो कोई नतीजा नहीं निकलता। एक साधारण और अनुभवहीन पुरुष एक खूबसूरत स्त्री को गुमराह करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लेकिन अब मामला अलग था। उसके पास खजाने की खोज का तरीका था। वह अपनी जिंदगी में जिस लड़की को पसंद करता था उसे खोना नहीं चाहता था। अगर वे साथ नहीं भी होते तो भी वह अब इसके लिए लड़ेगा ताकि उसकी जवानी को कोई पछतावा न हो। कमल साइकिल शेड की ओर चला, अपनी याडिया इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार हुआ और स्कूल से निकल गया। रात के 8:30 बज चुके थे और मन स्ट्रीट लाइटें ज्यादा तेज नहीं थीं। फुशुई नंबर 3 हाई स्कूल में काफ़ी संख्या में छात्र थे, लेकिन केवल तृतीय वर्ष के छात्र ही शाम की स्वर अध्ययन में शामिल हुए, जबकि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के पास सुबह की स्वर अध्ययन नहीं थी, इसलिए बहुत कम लोग थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा नज़दीक आते ही हर कोई अपनी अंतिम दौड़ में लगा हुआ था, हर पल का पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है और एक महत्वपूर्ण मोड़ भी। अगर कोई किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रवेश पा लेता है तो उसका भविष्य बुरा नहीं होगा। अगर कोई किसी साधारण स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश पा लेता है तो भविष्य में हालात बदलना मुश्किल होता है। ये निश्चित नहीं है, लेकिन संभावना बहुत कम है। जो लोग महान उपलब्धियां हासिल करते हैं उनमें न केवल असाधारण प्रतिभा होती है बल्कि अदम्य इच्छाशक्ति भी होती है। ये वाक्य क्लास मॉनिटर विनीत अक्सर कहा करता था और कमल के मन में गहराई से अंकित हो गया था। स्कूल से निकलने के कुछ ही देर बाद कमल ने सुप्रिया को देखा। वह अपना स्कूल बैग लिए सड़क किनारे तेजी से चल रही थी, उसकी एक चोटी उसके कदमों के साथ लहरा रही थी। कमल अपनी साइकिल उसके बगल में चला रहा था और उसे देखते ही वह रुक गई। तुम पैदल क्यों चल रहे हो? क्या तुम साइकिल नहीं चलाते? सुप्रिया ने सिर हिलाया। चलो, जब तक तुम घर चलोगे तब तक 9 बज जाएंगे। मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगी। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चल सकती हूँ। तुम इतनी विनम्रता क्यों दिखा रहे हो? चलो, अगर कल रात जैसी कोई घटना फिर से घटी तो तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। कल रात जो हुआ उसे सोचकर सुप्रिया को अभी भी एक डर सा महसूस हो रहा था। वह थोड़ा हिचकिचाई। चलो, खैर हमारे घर काफी पास पास हैं। सुप्रिया झिझकते हुए पीछे बैठ गई। उसके गाल थोड़े लाल और थोड़ी शर्मिंदा थे, उसके हाथों को आराम देने की कोई जगह नहीं थी। आखिरकार उसने उन्हें अपनी गोद में रख लिया। क्योंकि रात हो चुकी थी और वह उसके पीछे बैठी थी, कमल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हुए 5-6 मिनट में वह अपने आवासीय परिसर के बगल वाली झुग्गी झोपड़ी के सामने वाली गली में पहुंच गया। कल रात उसने सुप्रिया को भी यहीं छोड़ा था। उसने बताया कि उसका घर पश्चिम की ओर वाला दूसरा दरवाजा है। शुक्रिया। सुप्रिया बाइक से उतर गई और सिर झुकाकर उसे धन्यवाद दिया। कमल मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस रास्ते में हूँ। मैं अभी वापस जा रहा हूँ। ये कहकर वह अपनी साइकिल से आवासीय परिसर की ओर चल पड़ा और 2 मिनट बाद नीचे अपनी इमारत में पहुंच गया। इलेक्ट्रिक साइकिल को स्टोरेज रूम में रखकर वह ऊपर गया और घर लौट आया। घर पर सिर्फ उसके पिताजी थे जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तुम वापस आ गए? क्या मेरी माँ ड्यूटी पर हैं? हाँ, वह नाइट शिफ्ट में हैं। इन 2 दिनों से ड्यूटी पर हैं। पिताजी, जल्दी आराम कर लीजिए, टीवी मत देखते रहिए। कमल जानता था कि उसके पिताजी ने अभी आराम नहीं किया है, वह उनके स्कूल से घर आने का इंतजार कर रहा था। समझ गया, तुम भी जल्दी आराम कर लो।
कृष्णदास ने टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे में वापस चला गया। कमल भी नहाया और अपने कमरे में लौट आया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उठा, डेस्क लैंप जलाया और थोड़ी देर चीनी साहित्य पढ़ा। चीनी साहित्य में सिर्फ याद करने की ज़रूरत होती है, जबकि गणित में प्रतिभा की ज़रूरत होती है। लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद वह और ध्यान नहीं लगा पा रहा था, चक्कर आ रहा था और उलझन हो रही थी। कमल बिस्तर पर लौट आया, अपना फ़ोन उठाया और डूइंग टिकटॉक खोला, जो उस समय का सबसे लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था। शॉर्ट वीडियो के क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा नाम बन चुका था और निर्विवाद रूप से अग्रणी बन चुका था। ख्वाहिशों की बात करें तो ये पहले ही एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका था। वह कुछ देर तक वीडियो देखता रहा और अनजाने में ही आधी रात हो गई। वाह, वीडियो देखने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया घूम ली हो। फ़ोन नीचे रखकर कमल ने खजाना खोज प्रणाली चालू की और खजाने की खोज की संख्या 0 से 1 हो गई। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, एक बार खजाना खोज। उसके सामने खजाना खोज की स्क्रीन घूमने लगी, सैकड़ों वस्तुएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगीं। खजाना खोज सफल, मेज़बान को इंटरमीडिएट इंटेलिजेंस कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। इंटरमीडिएट इंटेलिजेंस कार्ड इस्तेमाल के बाद मेज़बान की बुद्धिमत्ता में स्थायी रूप से 20 अंक की वृद्धि होती है। कमल इतना उत्साहित था कि लगभग रो पड़ा। अब उसे एक इंटेलिजेंस कार्ड की ज़रूरत थी और उसने एक इंटरमीडिएट आइटम कार्ड निकाला था, जो एक बेसिक आइटम कार्ड से कहीं बेहतर था। उसने तुरंत इंटरमीडिएट इंटेलिजेंस कार्ड इस्तेमाल किया और उसकी इंटेलिजेंस विशेषता 20 अंक बढ़कर 35 अंक तक पहुंच गई। कमल का इंटेलिजेंस वैल्यू अब बिल्कुल शानदार था। उसके पहले 15 अंक हुआ करते थे और थोड़े ज़्यादा प्रभावशाली टॉप छात्र लगभग 19 अंक के थे। प्रांतीय टॉप स्कोरर लगभग 22 या 23 अंक के होते थे, लेकिन अब उसके 35 अंक हो गए थे और वह तुरंत एक सुपर स्टूडेंट बन गया। काफ़ी देर तक उत्साहित रहने के बाद अंततः वह सो गया। सुबह 6:30 बजे कमल सामान्य से आधा घंटा पहले उठ गया। फिर भी वह अभी भी ऊर्जा से भरपूर था। इंटेलिजेंस कार्ड ने उसे बहुत प्रेरणा दी थी। अगर किसी व्यक्ति में अपार प्रेरणा हो तो कुछ घंटे की नींद भी काफ़ी लगती है। कृष्णदास उठ चुके थे और रसोई में नाश्ता बना रहे थे, सादा साफ नूडल सूप जिसमें एक अंडा भी मिला हुआ था। उसके पिताजी सिर्फ यही बनाना जानते थे, वह और कुछ नहीं बना सकते थे। नाश्ते के बाद कमल अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से स्कूल गया। कक्षा में पहुंचने पर उसके ज़्यादातर सहपाठी पहले से ही पढ़ाई कर रहे थे। त्रिशा भी वहां पढ़ाई कर रही थी। बताया गया कि वह बहुत जल्दी आ गई थी, सुबह की सेल्फ स्टडी के समय, जो अब लगभग खत्म होने वाली थी। युगे आज इतनी जल्दी आ गए। राहुल उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हुआ। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा आ रही है। अगर मैं मन लगाकर पढ़ाई नहीं करूंगा तो क्या बाद में मैं किसी निर्माण स्थल पर ईंटें ढोने जाऊंगा। तुम्हें भी मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और किसी बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला पाने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल ने सिर हिलाया। उसके ग्रेड औसत से ऊपर थे और अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना कोई समस्या नहीं थी। एक प्रमुख विश्वविद्यालय के लिए उसे असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। फैंग देई का शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत अच्छा था, कक्षा में शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त करता था, लेकिन वह बहुत ईमानदार था। अगर वह अपने सामान्य स्तर पर प्रदर्शन करता तो एक प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना कोई समस्या नहीं होती। कमल ने भी गंभीरता से अध्ययन करना शुरू कर दिया। कई समस्याएं जो उसे पहले समझ नहीं आती थीं, अब उसे पहली नज़र में समझ आ जाती थीं और वह उस ज्ञान को अन्य समस्याओं पर भी लागू कर सकता था। दिन पलक झपकते ही बीत गया और कमल को लगा कि उसने ज़्यादा अध्ययन सामग्री देखी ही नहीं। शाम को स्वर अध्ययन के बाद अधिकांश छात्र धीरे धीरे अपनी अध्ययन सामग्री लेकर अपने छात्रावासों में लौट गए। कमल कक्षा से बाहर चला गया। आज उसने जिन ज्ञान बिंदुओं की समीक्षा की थी उनके बारे में सोचते हुए। कमल, अगर पढ़ाई के दौरान तुम्हें कोई समस्या समझ में न आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। उसके पीछे त्रिशा की आवाज़ सुनाई दी। कमल मुड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दरअसल मुझे एक समस्या है जो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कल तुमसे पूछूंगा। त्रिशा मुस्कुराई। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, अलविदा। अलविदा। त्रिशा के पीछे हटे हुए चेहरे को देखकर कमल सोच में पड़ गया। अब वह बहुत समझदार हो गया था और उसने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जिन पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। उदाहरण के लिए, हर शाम सेल्फ स्टडी के बाद त्रिशा उससे कुछ शब्द कहे जो संयोग जैसे लग रहे थे, लेकिन इतने सारे संयोग मिलकर भी संयोग नहीं रहे। और उसने उससे कहा कि जो समस्याएं उसे समझ नहीं आ रही थीं उनके बारे में उससे पूछे। अजय ने उससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। और कल भी उसने उसे याद दिलाया था, जाहिर है उसकी चिंता करते हुए, कि अपने सहपाठियों की देखभाल करना उसका फर्ज है, लेकिन वह दूसरों की देखभाल क्यों नहीं करती। ये बातें सोचकर कमल का दिल दहल गया। क्या त्रिशा भी उसके बारे में अच्छी राय रखती होगी? जितना वह इसके बारे में सोचता उतना ही उत्साहित होता। अनजाने में एक धुन गुनगुनाता। वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर स्कूल से बाहर निकला।
अपनी प्यारी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक पर। ये कभी ट्रैफिक में नहीं फंसेगी। अपनी प्यारी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक पर। मैं जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने सुप्रिया को फिर से देखा। आखिरकार वह पैदल चल रही थी और उसकी गति की तुलना इलेक्ट्रिक बाइक से नहीं की जा सकती थी। कमल उसके पास आ गया। युगे आज खुश है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। नहीं शुक्रिया, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कल ही तुम्हें काफ़ी परेशान कर दिया था। क्या परेशानी? बस रास्ते में ही है और बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे लिए अकेले चलना खतरनाक है। कमल के जोर देने पर सुप्रिया आखिरकार इलेक्ट्रिक बाइक के पीछे बैठ गई। कल रात घर पहुंचते ही उसने खुद से कहा था कि उसे कमल की बाइक दोबारा नहीं चलानी चाहिए। कमल बाइक पर सवार हुआ और बोला, किंग्या, भविष्य में तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का प्लान कर रही हो? मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। तुम बहुत सुंदर हो, बहुत से लोग तुम्हारे पीछे पड़े होंगे, है ना? सच में बहुत से लोग उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी थी। हाई स्कूल पढ़ाई का समय होता है और वह किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचती। अचानक कमल ने ब्रेक लगाया और सुप्रिया अचानक चौंक गई और उसका सिर कमल की पीठ से टकरा गया। अरे, ये तो बेफिक्री से गाड़ी चलाती है, अचानक बाहर आ गई। सुप्रिया के गाल लाल हो गए थे, पर शुक्र है कमल उसे देख नहीं पाया। कुछ मिनट बाद कमल उसे गली के दरवाजे पर छोड़कर घर लौट आया। पिछले 2 दिनों में उससे हुई बातचीत से उसे अंदाजा हो गया था। सुप्रिया की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी, जो उसके फटे हुए स्कूल बैग और फीके कपड़ों से साफ जाहिर होता था। कल की बात याद आ रही है जब उसने सुप्रिया से पूछा था वह साइकिल से स्कूल क्यों नहीं जाती थी। इस पर उसे लगता था कि उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पहले बेहद कम हुआ करती थी। क्या यह उसके लिए किसी संवेदनशील जगह पर चोट नहीं कर रहा था? घर लौटने के बाद कमल ने बिस्तर पर जाने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक अध्ययन किया। यद्यपि उसकी बुद्धिमत्ता में काफ़ी सुधार हुआ था, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 1 महीने से भी कम समय बचा था। उसे हर सेकंड का पूरा लाभ उठाना था। वर्तमान अध्ययन का बोझ बहुत भारी था। उसे 3 वर्षों के सभी ज्ञान बिंदुओं की समीक्षा करनी थी, और वह भी 6 विषयों के लिए। 1 महीने से भी कम समय वास्तव में बहुत कम था। अगले दिन 6 बजे जागने के बाद कमल ने सबसे पहले खजाना खोजने की प्रणाली खोली और खजाने की खोज की। खजाने की खोज सफल। मेजबान को बेसिक चपलता कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। बेसिक चपलता कार्ड उपयोग के बाद चपलता विशेषता को स्थायी रूप से 10 अंकों तक बढ़ा देता है। अपने कमरे से बाहर आकर कृष्णदास ने उसे 100 युआन दिए। नाश्ता बाहर से ले आओ, मुझे मीटिंग के लिए बयूरो जाना है। समझ गया पिताजी, जाओ और काम पर लग जाओ। उसके पिताजी जल संरक्षण ब्यूरो में काम करते थे और आमतौर पर बिल्कुल खाली रहते थे, बस गर्मियों में कभी कभार ही मीटिंग होती थी। गर्मियों में भारी बारिश होती थी और उन्हें बचाव का पूरा ध्यान रखना पड़ता था। कमल ने साफ सफाई की और नीचे गया। अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से आवासीय परिसर के बाहर एक नाश्ते की दुकान पर गया, कुछ तले हुए आटे की स्टिक खरीदी और एक कटोरी टोफू पुडिंग खाए, फिर जल्दी से स्कूल चला गया। आधे रास्ते में उसने सुप्रिया को देखा। वह एक काला स्कूल बैग लिए हुए थी, सफ़ेद शर्ट और ग्रे कैजुअल पैंट और फीके कैनवास के जूते पहने हुए, सीधी सादी और सहज दिख रही थी। सुप्रभात सहपाठी किंग्या। सुप्रिया उसे देखकर चौंक गई और धीरे से बोली, सुप्रभात। चलो। नहीं शुक्रिया, मैं बस चलती हूँ, सुप्रिया ने जल्दी से जवाब दिया। कमल पिछले 2 दिनों से उससे बातचीत कर रहा था। वह उसके व्यक्तित्व को मोटे तौर पर जानता था, अंतर्मुखी, शर्मीला और थोड़ा असुरक्षित। कोई बात नहीं, पहले और दूसरे साल के बच्चे इतनी जल्दी नहीं जाते। तुम स्कूल के गेट पर उतर सकते हो। नहीं शुक्रिया, मैं पैदल चलूंगा। क्या? युगे को मुंह नहीं दिखा रहे? मुझे गुस्सा आ रहा है, जल्दी करो और चढ़ो। इतना कहते ही कमल का चेहरा सख्त हो गया और अपने लंबे कद के कारण वह सचमुच थोड़ा डराने वाला लग रहा था। जब सुप्रिया उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा चिंता से लाल हो गया और वह उससे थोड़ा डर भी रही थी, उसके माथे पर पसीने की पतली बूंदें उभर आईं। अगर तुम नहीं चढ़े तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे सिंघुआ विश्वविद्यालय या पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से रोकोगे तो तुम जिम्मेदार होगे। आखिरकार सुप्रिया ने शर्माते हुए अपना सिर नीचे किया और इलेक्ट्रिक बाइक के पीछे बैठ गई। कमल के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे जब वह स्कूल की ओर जा रहा था। 5 मिनट बाद कमल स्कूल के गेट पर पहुंच गया। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, सुप्रिया शर्माती हुई नीचे उतरी और धीरे से बोली, मैं पहले कक्षा में वापस जा रही हूं। कमल ने उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये लड़की काफ़ी दिलचस्प है। कक्षा में पहुंचकर उसने दोबारा पढ़ना जारी रखा। अनजाने में पहली कक्षा के ब्रेक का समय आ गया। त्रिशा ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो तुम्हें समझ नहीं है? कमल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे याद आया कि कल वाली बात तो बस एक बहाना थी। उसने अपनी गणित की दोबारा पढ़ने की सामग्री निकाली और एक अपेक्षाकृत कठिन समस्या ढूंढ निकाली।
कुछ ही दूरी पर अजय ने तृषा को कमल को एक समस्या समझाते हुए देखा और बहुत नाराज हुआ। वह अपनी दोबारा पढ़ने की सामग्री लेकर वहां गया और तृषा द्वारा समझाई जा रही गणित की समस्या पर नजर डाली। कमल, तुम इतना आसान काम भी नहीं कर सकते। टीचर ने 2 दिन पहले ही यह समस्या पढ़ाई थी। चले जाओ, मैं कर पाऊं या नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अजय की आंखों में द्वेष की एक झलक उभरी। धिक्कार है, आज स्कूल के बाद तुम मेरा इंतजार करोगे। हालांकि तृषा के सामने उसने सज्जन होने का नाटक किया और कमल को नजरअंदाज कर दिया। ज़ियाउमान, इस तरह के इंसान को देखो, तुम इसे अभी तक क्यों पढ़ा रहे हो? इसे पढ़ाना बेकार है, ये तो बस एक सड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है और सड़े हुए लकड़ी पर नक्काशी नहीं की जा सकती। तृषा ने उसे घूरा। अजय, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो अपनी सीट पर वापस जाओ। एक क्लास मॉनिटर होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं हर छात्र की मदद करूं। क्लास मॉनिटर, मैं भी एक सवाल पूछने आई थी। मुझे ये समस्या समझ नहीं आ रही है। तृषा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से कहा, मुझे भी नहीं पता, जाकर टीचर से पूछो। इतना कहने के बाद उसने कमल को समस्या समझाना जारी रखा। कमल मन ही मन हंसा। वह जानता था कि तृषा समस्या जानती है, शायद वह अजय से झंझट नहीं करना चाहती थी। क्या अब तुम्हें समझ आ गया? समझाने के बाद तृषा ने उसकी तरफ देखा और पूछा। कमल ने उसके नाजुक चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया, शुक्रिया क्लास मॉनिटर। क्या कोई और समस्या है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? बोलने के बाद तृषा की खूबसूरत आंखें उसकी ओर देखने लगीं, मानो कह रहे हों, कोई और समस्या पूछो। मुझे नीचे वाला भी समझ नहीं आ रहा। कमल समझ गया और उसने नीचे एक बड़ी समस्या की ओर इशारा किया। पास ही खड़ा अजय पहले एक आसान समस्या पर जाने की सोच रहा था, लेकिन कमल ने उसे मौका ही नहीं दिया। कमल ने उसकी तरफ देखा। सच कहूं तो उसे अजय से थोड़ी जलन होती थी। ये लड़का न सिर्फ एक अमीर परिवार से था, बल्कि पढ़ाई में भी अच्छा था, लगातार कक्षा में अव्वल आता था। उस समय उसने कितनी भी मेहनत की हो, वह कभी टॉप 20 में भी नहीं आ पाया। कभी कभी प्रतिभा का होना भी स्वीकार करना पड़ता है, सिर्फ मेहनत पर निर्भर रहना बेकार है। दोपहर के 11:30 बज रहे थे। युगे, देखना बंद करो, चलो खाना खाते हैं। देई, चलो खाना खाते हैं, राहुल ने कहा। इस समय कक्षा के कई लोग दोपहर के भोजन के लिए जा चुके थे और कुछ दोपहर का भोजन करके कक्षा में वापस आ गए थे। उसने अपनी समीक्षा सामग्री नीचे रख दी और शरीर को स्ट्रेच करने के लिए खड़ा हो गया। चलो, खाने का समय हो गया है। जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कई लड़कियां वहां इकट्ठा होकर बातें कर रही थीं। बेवकूफ, तूने मेरे जूते पर पैर रख दिया। मेरे जूते नाइकी के हैं, क्या तू नाइकी जानती है? एक ब्रांड का नाम, मैंने उन्हें 400 से ज्यादा में खरीदा था, देखो। तुमने उन्हें गंदा कर दिया। जिंग जिंग, क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हारे लिए पैसे दे या साफ करे? यूजिंग नाम की लड़की ने कहा। सुप्रिया, तुम खुद चुनो, या तो मेरे लिए साफ करो या पैसे दो। मेरी माँ ने उन्हें 468 में खरीदा था। कमल ने नाम सुना और ऊपर देखा। यकीनन भीड़ में घिरी लड़की सुप्रिया ही थी। इस समय उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, उसकी आंखें लाल थीं और उसने अपने होंठ भींच लिए, रोने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे माफ़ करना यूजिंग, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अभी अभी तुमने खुद ही अपना पैर आगे बढ़ाया था। उसकी आवाज़ बहुत धीमी, थोड़ी लड़खड़ा रही थी। 400 से ज़्यादा उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, उसका साप्ताहिक जीवन यापन 100 से भी कम था। बकवास, तुम ही हो जिसने इस पर पैर रखा, सब ने देखा। ये सही है, हम सब ने देखा, तुम ही हो जिसने इस पर पैर रखा। यूजिंग की आंखों में विजय का भाव झलक रहा था। वह लंबे समय से सुप्रिया को नापसंद करती थी, उसके अच्छे रूप और अच्छे नंबरों से ईर्ष्या करती थी। उसे सबसे ज्यादा ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि जिस लड़के को वह पसंद करती थी, वह असल में उसे पसंद करता था। दोपहर के स्कूल के बाद उसने सुप्रिया को उसकी जगह बताने के लिए किसी को ढूंढ निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम सहपाठी हैं, तो फिर यह कैसा रहेगा? आप अपनी आस्तीन से मेरे जूते को अच्छी तरह साफ कर दें और हम इस मामले को छोड़ देंगे। जिंग जिंग, तुम्हारे जूते बहुत महंगे हैं, उसे चुकाने दो। हाँ, उसे चुकाने दो, यूजिंग ने व्यंग्य किया। उसकी बेचारी सूरत तो देखो, शायद वह इतने पैसे भी नहीं दे सकती। आज मैं दान करूंगी। ये कहने के बाद उसने सुप्रिया की ओर देखा। सुप्रिया, मेरे जूते ठीक से साफ कर दो तो यह मामला खत्म हो जाएगा। सुप्रिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपने दिल में बहुत बुरा लगा। जाहिर है उसने ही जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ाया था, वे उसे क्यों धमका रहे थे? ओह, तुम फिर रो रही हो। तुम किस बात का नाटक कर रही हो? अगर यह मामला टीचर तक भी जाता है तो भी मैं सही हूँ। इतने सारे लोग गवाही दे रहे हैं, तुम उन्हें साफ करोगी या नहीं? अगर नहीं तो चुका दो। सुप्रिया के आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। 400 से ज्यादा की भारी भरकम रकम के दबाव में उसने आखिरकार यूजिंग के जूते साफ करने का फैसला किया।
यू जिंग ने उसकी हरकतें देखी, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई और उसने धीरे से अपना पैर हटा लिया। अरे बेवकूफ़, तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया, क्या तुम्हें पता है? कमल ने अभी अभी उनकी सारी बातचीत सुनी थी और उसका दिल गुस्से से भर गया। धिक्कार है, उसने ऐसी बदमाशी पहले कभी नहीं देखी थी। यू जिंग और बाकी सब मुड़े तो देखा कि यू जिंग के पीछे लगभग 78 मीटर लंबा एक आदमी खड़ा था। सुप्रिया ने भी कमल की आवाज़ सुनी और आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा। यू जिंग, माफ़ करना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरे जूते ली निंग के हैं, 700 से ज़्यादा में खरीदे हैं, जल्दी से पैसे दे दो। यू जिंग और बाकी सब दंग रह गए। जिंग जिंग ने बस गलती से उस पर पैर रख दिया, तुम्हारा जूता नहीं टूटा, क्या तुम्हें पैसे देने होंगे? बिल्कुल, तुम इतने बड़े आदमी होकर एक औरत से क्यों झगड़ रहे हो? क्या तुम मर्द भी हो? कमल ने आसपास बात कर रहे लोगों को घूरा। अरे यार, अगर फिर से बकवास की तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम्हारा काम नहीं है तो चुप रहो। अगर तुम उसके लिए पैसे देने को तैयार हो तो बातें करते रहो। ये लोग जो किनारे पर दिखावा कर रहे थे यू जिंग से भी ज्यादा घिनौने थे। अगर ये लोग न होते तो यू जिंग अकेले ऐसा करने की हिम्मत न करती। स्कूल में बदमाशी की कई घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि वहां दिखावा करने वालों का एक समूह होता है, वरना इतनी समस्याएं न होती। वे कुछ लोग इतने डरे हुए थे कि दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। कमल का कद बहुत ज्यादा था और उसका आभामंडल भी रौबदार था। यू जिंग भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने तुम्हारा जूता नहीं तोड़ा, तुम उसे खुद ही पहुंच सकते हो। क्या उस सहपाठी ने तुम्हारा जूता तोड़ दिया? क्या तुम उसे खुद नहीं पहुंच सकते? यू जिंग अब समझ गई कि यह आदमी सुप्रिया के पक्ष में खड़ा है। कमल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी कक्षा में जाकर सबके सामने तुम्हें पीटूंगा। और तुम, वैसे भी हम लगभग स्नातक होने वाले हैं, मुझे किससे डर लग रहा है? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश कर सकती हो। दफा हो जाओ। यू जिंग और बाकी लोग जल्दी से वहां से चले गए। कमल सुप्रिया के पास गया और अपनी पैंट की जेब से एक टिश्यू पेपर निकाला। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों से बात करते हुए डरो मत। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे बताना, मैं उनसे निपट लूंगा। शुक्रिया। सुप्रिया ने अपने गालों से आंसुओं के दाग पोंछे। खा लिया? अगर नहीं तो चलो साथ चलते हैं। राहुल और फैंग देई ने एक दूसरे को देखा, क्या ये सुप्रिया नहीं है? युगे उससे कब मिली थी? सुप्रिया ने अभी तक खाना नहीं खाया था, लेकिन एक आदमी के साथ खाना खाने जाना उसके बस की बात नहीं थी। कमल उसके व्यक्तित्व को समझता था और उसने तुरंत फैसला कर लिया, चलो देर मत करो, मुझे पहले से ही भूख लगी है। सुप्रिया का व्यक्तित्व ऐसा था कि जब कमल कोई फैसला लेता तो वह उसके पीछे कैफेटेरिया तक ही जा सकती थी। सुप्रिया के खाने में सब्जियां और एक स्टीम्ड बन था, सबसे सस्ता, सिर्फ 6 युआन का। कमल और बाकी लोगों का लंच 10 युआन से ज्यादा का था, जिसमें मांस और सब्जियां दोनों थीं। सुप्रिया का लंच देखकर उसने उसकी प्लेट में चिकन का एक टुकड़ा रख दिया। मैं चिकन के टुकड़े खा खा कर थक गया हूँ, तुम मुझे खाने में मदद करो, वरना मुझे फेंकना पड़ेगा। देश खाने की बचत और बर्बादी का विरोध करता है। मैं देश के खिलाफ पापी नहीं हो सकती, क्या तुम सहमत नहीं हो? सुप्रिया का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उन तीनों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, नहीं ट्रे पर रखे चिकन के टुकड़ों को छूने की। कमल ने राहुल और फैंग देई को लात मारी और दोनों समझ गए और जल्दी से अपना लंच खत्म कर लिया। हमारा पेट भर गया है, तुम खाना जारी रखो, चिकन के टुकड़े जरूर खा लेना, उन्हें बर्बाद मत करना। इतना कहकर कमल और दोनों कैफेटेरिया से बाहर चले गए। सुप्रिया ने ट्रे पर रखे चिकन के टुकड़ों को देखा और आखिरकार उन्हें उठा लिया। कैफेटेरिया के बाहर राहुल ने उत्सुकता से पूछा, युगे, तुम सुप्रिया से कब मिली थी? कुछ दिन पहले। युगे, क्या तुम सुप्रिया का पीछा करोगे? त्रिशा का क्या? मेरा पीछा करो, मैं ऐसे लोगों को दूसरों को धमकाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैंग देई ने गहरी सहानुभूति जताई। अजय उस समय अक्सर उसे तंग किया जाता था और कमल ही उसकी मदद करता था, वरना अजय अब भी उसे तंग करता रहता। कक्षा में वापस आकर उनमें से कुछ छात्र समीक्षा करते रहे। आज शुक्रवार था और दोपहर में कक्षाएं समाप्त होने के बाद उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिलती। शाम के लगभग 6 बजे छुट्टी की घंटी बजी और ज्यादातर छात्र अपना सामान पैक करने के लिए अपने छात्रावासों में लौट गए। कमल ने कुछ समीक्षा सामग्री पैक की और अपना बैग लेकर बाहर चला गया। जब वह अजय के पास से गुजरा तो उसने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, कमल, अगर हिम्मत है तो मत जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कमल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह बस ये परखने ही वाला था कि उसकी ताकत और गति में कितना सुधार हुआ है, और अजय प्रयोग के लिए एक अच्छा विषय था। इस समय स्कूल के गेट पर लोगों की भीड़ थी और कई अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। कमल को अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर बाहर निकलने में काफी समय लगा।
उसने इधर उधर देखा और अजय को कुछ ही दूरी पर देखा। वह एक सफ़ेद कार के पास खड़ा था और उसके बगल में लगभग 26-27 साल के 2 युवक भी खड़े थे। अजय ने भी उसे देखा और उसकी तरफ इशारा किया। चचेरे भाई, ये वही है। कमल अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर सीधे उनके पास पहुंचा। तुम वही लड़के हो जिसने मेरे चचेरे भाई को धमकाया था। तुम में हिम्मत है। कमल हल्के से मुस्कुराया, यहाँ बात करना ठीक नहीं है ना? चलो पास के छोटे से जंगल में चलते हैं और बातें करते हैं। अजय और उसका चचेरा भाई दंग रह गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी ऐसा सुझाव देगा। ठीक है, चलो पास के छोटे से जंगल में चलते हैं और बातें करते हैं। कुछ मिनट बाद कमल सबसे पहले उस छोटे से जंगल से बाहर निकला और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से घर की ओर चल पड़ा। उसके तुरंत बाद अजय और उसका चचेरा भाई बाहर आए। उसके चचेरे भाई का चेहरा जख्मी था और वह लंगड़ा कर चल रहा था। वह जिस व्यक्ति को अपने साथ लाया था उसकी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अजय को पीटा तो नहीं गया था, लेकिन उसका चेहरा देखने में बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी पैंट पहले से ही गीली थी। तीनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वे अपनी कारों में बैठ गए और एक मौन सहमति के साथ चले गए। आधे रास्ते में कमल ने सुप्रिया को देखा, जो पीठ पर स्कूल बैग टांगे चली आ रही थी। चढ़ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुप्रिया ने इस बार ज्यादा मना नहीं किया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह उसकी कार में बैठ गई। कमल ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, उन लोगों ने तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं किया? नहीं, ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना ही पड़ता है। अगर आगे से उन्होंने तुम्हें फिर से धमकाने की हिम्मत की तो मुझे बता देना, और देखना अगर मैं उन्हें अच्छी तरह से डांटूं तो। तुम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा तुम इन्हें बर्दाश्त करोगे उतना ही ज़्यादा ये तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। क्या तुमने बेटर डेज नहीं देखी? बिल्कुल इसी बारे में है। जब मैंने इसे देखा तो गुस्से से मेरे फेफड़े लगभग फट गए। काश मैं उन बदमाशों को पीट पीट कर मार डालूं। धमकाना या तो एक बार नहीं या अनगिनत बार होता है। सुप्रिया ने डरते हुए पूछा, क्या तुम्हारे जूते ठीक हैं? नहीं, मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ। क्या तुमने सुना जो मैंने तुमसे कहा? मैंने सुना। मैंने वह फिल्म नहीं देखी है। कमल रुका, मैं तुम्हें कभी फिल्म दिखाऊंगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। कुछ मिनट बाद कमल उसके घर की ओर जाने वाली गली में पहुंचा। सुप्रिया उतर गई। शुक्रिया कमल, इसका जिक्र मत करो। 21वीं सदी के एक होनहार और नेक नौजवान होने के नाते मुझे यही करना चाहिए। अलविदा। अलविदा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने रात का खाना तैयार कर लिया था। उन्हें आज रात की पाली में काम करना था। उसके पिता कृष्णदास अभी तक नहीं लौटे थे। पिछले कुछ दिनों से बयूरों में काम बहुत व्यस्त था। रात के खाने के बाद उसकी माँ रमा देवी ने कहा, माँ काम पर जा रही हैं, तुम घर पर खूब पढ़ाई करना। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है, बस बाहर खेलने जाने के बारे में मत सोचना। समझ गया माँ, मैं ज़रूर खूब पढ़ाई करूँगा। माँ के जाने के बाद वह पढ़ने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। वह अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए किसी बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन पहले उसमें बस इतनी योग्यता नहीं थी। लेकिन अब हालात बदल गए थे। उसे लगा कि अगर वह इस दौरान मन लगाकर पढ़ाई करे तो ये सचमुच मुमकिन हो सकता है। उसके पिता कृष्णदास शाम 8 बजे के बाद ही लौटे। उन्होंने कमल को जल्दी आराम करने को कहा और फिर अपने कमरे में सोने चले गए। कमल ने सोने से पहले 10 बजे तक पढ़ाई की। अगली सुबह 7 बजे वह उठा और नहाया। ज़ियाओयू, नाश्ता बाहर जाकर कर लो, मुझे बयूरो जाना है। समझ गया पिताजी। नहा धोकर कमल ने खजाना खोज प्रणाली खोली और दिन भर की अपनी खजाना खोज शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा निकलेगा। खजाना खोज बुदाते हुए उसकी आंखों के सामने लॉटरी का इंटरफेस घूमने लगा। खजाना खोज सफल रही। बधाई हो मेज़बान, आपको एक प्राथमिक भाग्य कार्ड मिला है। प्राथमिक भाग्य कार्ड इस्तेमाल के बाद आपको आधे घंटे के लिए एक निश्चित भाग्य बोनस मिलेगा। सिर्फ आधे घंटे का असर, यह ज्यादा उपयोगी नहीं है। प्रणाली बंद करके कमल नीचे चला गया। उसने अपने आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार से थोड़ी दूर एक नाश्ते की दुकान पर कुछ तले हुए आटे की टिकियां खाईं और सोया दूध का एक कटोरा पिया। खाना खाने के बाद वापस लौटते समय कमल ने एक लॉटरी की दुकान देखी और वह अचानक रुक गया। अगर मैं लॉटरी टिकट खरीदने के लिए प्राइमरी लक कार्ड का इस्तेमाल करूं तो क्या मैं जैकपॉट जीत जाऊंगा? ये सोचकर उसे कोशिश करने की थोड़ी उत्सुकता हुई। प्राइमरी लक कार्ड सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ। शेष समय 29:59 सेकंड। कमल कल्याणकारी लॉटरी की दुकान की ओर चल पड़ा। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। युवक, लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? जी हाँ अंकल, मैं एक एंट्री खरीदूंगा। क्या आपके पास नंबर हैं या आप मशीन पिक चाहते हैं? मशीन पिक, कृपया। क्या आप एड ऑन करना चाहते हैं? एड ऑन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप जीतते हैं तो ये 2 गुना हो जाता है। अगर आप 5 समान एंट्री खरीदते हैं तो इनाम 5 गुना हो जाता है।
एक एंट्री की कीमत 2 युआन है, इसलिए 5 एंट्री 10 युआन की होंगी। कमल की जेब में सिर्फ 63 युआन बचे थे और उसे अगले हफ्ते भी खाना चाहिए था। सोचते सोचते उसने 10 युआन खर्च करके 5 एक जैसे नंबरों के सेट खरीद लिए। और खरीदने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कौन जाने ये प्राइमरी लक कार्ड वाकई काम का होगा भी या नहीं। अगर यह काम का नहीं होता तो बेकार होता और कुछ 10 युआन उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। अगर वह सचमुच जीत जाता तो इनाम का 5 गुना भी एक बड़ी रकम होती। 2 मिनट बाद वह लॉटरी टिकट लेकर बाहर निकला और पढ़ाई जारी रखने के लिए घर लौट आया। सुबह करीब 9 बजे उसकी माँ लौट आईं। उसे पढ़ते देख वह आराम करने चली गईं। दिन जल्दी बीत गया। उनकी माँ रमा देवी शाम 6 बजे उठे और उसे अभी भी लगन से पढ़ाई करते देखकर थोड़ी राहत महसूस की। उस रात रमा देवी रात की पाली में काम पर नहीं गईं। वह सोमवार को अपनी सामान्य दिन की पाली में काम करेंगी। उनके पिता कृष्णदास भी 7 बजे के बाद लौट आए। कमल ने सोने से पहले 10 बजे तक पढ़ाई की। अगले दिन वह उठे, नाश्ता किया और पढ़ाई जारी रखी। आज उनके माता पिता दोनों घर पर आराम कर रहे थे। सुबह वे साथ में बाहर गए और अपने मेहनती बेटे को इनाम देने की योजना बनाते हुए कुछ स्वादिष्ट खाना खरीदा। दोपहर के भोजन के समय कमल इस शानदार भोजन को देखकर दंग रह गया। पापा, माँ, आज क्या अवसर है? कोई खास अवसर नहीं। आपको इतनी मेहनत से पढ़ाई करते देखकर हमने सोचा कि आपको अपने दिमाग को पोषण देने के लिए कुछ अच्छा खाना चाहिए। शुक्रिया माँ। शुक्रिया पापा। कृष्णदास ने धीरे धीरे और शांति से खाना खाते हुए कहा, क्या आपको विश्वास है कि आप किसी उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं? पापा, मेरा लक्ष्य किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम किसी प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में दाखिला पा सको। किसी प्रमुख विश्वविद्यालय की तो बात ही छोड़ो। वे दोनों अपने बेटे के शैक्षणिक प्रदर्शन को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। वह दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय के लिए स्कोर लाइन के आसपास था और बदकिस्मती से शायद उसे दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में भी दाखिला न मिले। अगर उसे दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाए तो वे संतुष्ट हो जाएंगे। पहले दर्जे का जिक्र करना बस उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए था। रमा देवी ने कहा, अगर तुम किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला पा सको तो माँ तुम्हारे लिए एक कंप्यूटर और एक फ़ोन खरीद देंगी। माँ, आपने सही कहा। मैंने पहले ही एक फ़ोन, नवीनतम हुआवेई मॉडल, पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं। तो फिर अपनी बात से पीछे मत हटना। माँ अपनी बात रखती है। जब तक तुम किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला पा सको, माँ तुम्हारे लिए उसे खरीद देंगी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। फ़ोन और कंप्यूटर तो कुछ भी नहीं थे। दोपहर के भोजन के बाद कमल ने पढ़ाई जारी रखी। रात के 9:15 बजे उसने अपना कंप्यूटर खोला और उस अवधि के लॉटरी परिणाम खोजे। अरे यार, अगर मैं पहला इनाम जीत पाता तो मैं अमीर हो जाता। कल्याणकारी लॉटरी हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार रात 9:15 बजे निकलती है और अभी ठीक 9:15 बजे थे। जल्द ही उसने पूछताछ वेबसाइट खोली और इनाम के नतीजे पहले ही घोषित हो चुके थे। उसने अपना लॉटरी टिकट निकाला और उसे देखना शुरू कर दिया। 021416213639। पहले 6 नंबर मेल खा गए। कमल थोड़ा उत्साहित था। क्या वह सचमुच पहला इनाम जीत सकता है? उसने सुना था कि एक प्रविष्टि के लिए सबसे बड़ा पहला इनाम 1 करोड़ होता है और कभी कभी यह 6 या 7 करोड़ भी होता है। हालांकि जब उसने संख्याओं का आखिरी सेट देखा तो वह रुक गया क्योंकि संख्याओं का आखिरी सेट मेल नहीं खा रहा था। लानत है, उसने जैकपॉट नहीं जीता। इसके बावजूद कमल के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। पहला पुरस्कार न जीतना, दूसरा पुरस्कार जीतना भी अच्छा था। उसने जल्दी से दूसरे पुरस्कार की राशि की जांच की। इस अवधि में क्योंकि पहले पुरस्कार विजेता अधिक थे, दूसरे पुरस्कार की राशि पिछली अवधि की तुलना में बहुत कम थी। दूसरे पुरस्कार की प्रविष्टि केवल 160,000 से थोड़ी अधिक थी। उदाहरण के लिए, पिछली अवधि में पहले पुरस्कार विजेता कम थे, इसलिए दूसरे पुरस्कार की राशि अधिक थी, जिसमें एक प्रविष्टि 300,000 से अधिक थी। किसे परवाह है, यह अभी भी बहुत है। एक प्रविष्टि के लिए 160,000 से अधिक, इसलिए 5 प्रविष्टियां 800,000 से अधिक होंगी। करों के बाद यह अभी भी लगभग 650,000 होना चाहिए। 650,000 युआन, यह एक औसत परिवार की जीवन भर की बचत के बराबर था। लोग अप्रत्याशित धन के बिना अमीर नहीं बनते और घोड़े रात की घास के बिना मोटे नहीं होते। कमल बिस्तर पर लेटा रहा, काफी देर तक उत्साहित रहा। फिर उसने ध्यान से लॉटरी टिकट अपने स्कूल बैग में रख लिया। कल स्कूल शुरू होने वाला था। सोमवार से शुक्रवार तक उसके पास इनाम लेने का समय नहीं था, इसलिए उसे अगले सप्ताहांत तक इंतजार करना होगा। लेकिन अगर वह 60 दिनों के भीतर इनाम ले लेता तो कोई बात नहीं। उसने सिस्टम को बुलाया। उसने आज तक खजाने की खोज का ड्रॉ नहीं निकाला था। खजाने की खोज सफल रही। बधाई हो मेजबान, अच्छा काम करते रहो। इनाम 1 लाख पॉइंट। कमल हक्का बक्का रह गया।
उसे कुछ नहीं मिला। लक पॉइंट, जितना ज्यादा लक पॉइंट उतनी ही अच्छी चीजें निकाली जाएंगी। छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। भाई आज अच्छे मूड में है। अगली सुबह जल्दी। कमल जाग गया। कल रात उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। उसे सपना आ रहा था कि उसकी लॉटरी टिकट नहीं जीती, एक झूठी खुशी। जब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था तो उसने राहत की सांस ली। नाश्ते के बाद वह अपनी प्यारी इलेक्ट्रिक बाइक पर स्कूल गया। जैसे ही वह आवासीय परिसर से बाहर निकला उसने सुप्रिया को देखा। शायद सुबह के 7 बजकर कुछ मिनट हुए होंगे। सुप्रिया लगभग हर दिन इसी समय स्कूल जाती थी और जब तक वह स्कूल पहुंचती तब तक वह कुछ देर के लिए समीक्षा करने के लिए सुबह के स्व अध्ययन सत्र में भाग ले सकती थी। उसने छात्रावास में रहने का विकल्प इसलिए नहीं चुना क्योंकि प्रत्येक सेमेस्टर के लिए छात्रावास की फीस कम नहीं थी और वह अपने परिवार का बोझ हल्का करना चाहती थी। उसकी मां का एक कारखाने में अकेले काम करके उसे और उसके छोटे भाई की स्कूली शिक्षा का खर्च उठाना पहले से ही बहुत मुश्किल था और वह अपनी मां की हर संभव मदद करना चाहती थी। कमल उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाओ। सुप्रिया ने धीरे से हम कहा और पीछे वाली सीट पर बैठ गई। वह समझ गई कि कमल बहुत खुश है, मानो उसके पास कोई खुशखबरी हो। हालांकि उसने न कुछ पूछा न कुछ कहा, बस चुपचाप पीछे बैठी रही, उसकी लंबी पीठ को देखती रही। क्या तुम रोज इसी समय स्कूल जाते हो? अब से मैं तुम्हें स्कूल लाने ले जाने का काम करूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैंने लॉटरी जीत ली है। बधाई हो। हाँ, यह एहसास कमाल का है। जब मैं इनाम लूंगी तो मैं तुम्हें एक शानदार खाने पर दावत दूंगी। कुछ मिनट बाद वे स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। सुप्रिया जल्दी से गाड़ी से उतरी, धन्यवाद कहा और कक्षा में चली गई। कमल ने एक हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए कक्षा में चला गया। उसने अजय की सीट पर नजर डाली, वह अभी तक नहीं आया था। पिछले शुक्रवार को डर के मारे अपनी पैंट गीली करने की याद आते ही कमल कुछ अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का इतना डरपोक होगा। दिखावा ही दिखावा, कोई काम नहीं। बाद में जब अजय आया तो उसने कमल की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, वहीं सिर झुकाए बैठा पढ़ाई कर रहा था। कमल ने कुछ देर पढ़ाई की, फिर ट्रेजर हंटिंग सिस्टम खोला। आज भी उसके पास ट्रेजर हंट ड्रॉ का एक मौका था। क्या आप ड्रॉ के लिए लक पॉइंट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं? कोई लक पॉइंट्स नहीं। ट्रेजर हंट सफल रहा। बधाई हो मेजबान, आपको माइंड रीडिंग कार्ड मिला है। माइंड रीडिंग कार्ड इस्तेमाल के बाद आप सामने वाले के मन की बात जान सकते हैं। अवधि 10 मिनट। विवरण पढ़कर कमल थोड़ा हैरान हुआ। अगर वह इसे त्रिशा पर इस्तेमाल करे तो क्या होगा? सुबह की सेल्फ स्टडी के बाद ज्यादातर छात्र नाश्ते के लिए कैफेटेरिया गए। कमल ने त्रिशा के कंधे को छुआ। त्रिशा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? क्लास मॉनिटर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सवाल कैसे हल करूं। क्या तुम इसे हल करने में मेरी मदद कर सकते हो? बोलने के बाद कमल ने त्रिशा पर माइंड रीडिंग कार्ड इस्तेमाल किया। कमल, ये लड़का इन दिनों खूब पढ़ाई कर रहा है, जो अच्छी बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस बदमाश अजय ने कमल के साथ कुछ गलत किया है। कमल मुझे हमेशा घूरता क्यों रहता है? ये बदमाश क्या चाहता है? क्या वह मुझसे अपनी गलती कबूल करेगा? अगर वह मुझसे अपनी गलती कबूल कर लेता है, मुझे क्या करना चाहिए? मना कर दूं या स्वीकार कर लूं? मेरे माता पिता मुझे डेट पर जाने नहीं देते और इस लड़के ने हाल ही में मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। कौन जाने कहीं इसे कोई और लड़की पसंद ना आ गई हो। तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। मैं उसे परखूंगी। कल मेरा जन्मदिन है। मेरे माता पिता ने कहा था कि वे मुझे मेरा पसंदीदा बड़ा खाना खिलाने ले जाएंगे। हे। कमल ने उसके दिल में उथल पुथल महसूस की और उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। औरतों के मन में वाकई अनगिनत विचार होते हैं। समझ गए? त्रिशा ने अपनी बात पूरी की और उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कमल ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया। शुक्रिया क्लास मॉनिटर, मन लगाकर पढ़ाई करो। बोलने के बाद त्रिशा ने अपनी पढ़ाई की समीक्षा करने के लिए अपना सिर घुमाया। माइंड रीडिंग कार्ड के जरिए कमल को 2 अहम जानकारियां मिलीं। पहली, त्रिशा की उसके बारे में अच्छी राय थी। दूसरी, कल उसका जन्मदिन था। वह अपनी छाप छोड़ने का ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था? त्रिशा उसे पहले से ही थोड़ा पसंद करती थी और उसके प्रयासों से यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। जब त्रिशा पर कमल का अच्छा प्रभाव पड़ने लगा तो वह थोड़ा उत्सुक हुआ। उसने हाई स्कूल के अपने पहले और दूसरे साल में बहुत कुछ किया था। आखिरकार उस समय वह सचमुच त्रिशा का दिल जीतना चाहता था। उसे याद आया कि उसने दूसरे साल में त्रिशा को एक प्रेम पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, मानो उसे मिला ही न हो। उस समय कमल काफी देर तक उलझन में रहा। उसे साफ साफ याद था कि उसने उसे त्रिशा की गणित की किताब में रख दिया था। तीसरे साल के दूसरे सेमेस्टर तक उसे धीरे धीरे सच्चाई और उनके बीच के अंतर का एहसास हुआ और यह भी महसूस हुआ कि त्रिशा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने उसे परेशान करना बंद कर दिया। सोचते सोचते कमल ने सोचा कि जन्मदिन का उपहार क्या दे। कुछ बहुत महंगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
दोनों ही छात्र थे, इसलिए उपहार में विचारशीलता दिखनी चाहिए, जरूरी नहीं कि वह महंगा ही हो। पलक झपकते ही शाम को स्कूल खत्म होने का समय हो गया। कमल अपना बैग लेकर कक्षा से बाहर चला गया। उसने पहले ही सोच लिया था कि क्या देना है। वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर स्कूल के गेट से बाहर निकला और सुप्रिया को नहीं देखा। क्या उसने उसे प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? उसने कुछ मिनट इंतजार किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और बाहर नहीं आ रहा है, फिर घर चला गया। आधे रास्ते में उसने सुप्रिया को देखा। रुको! सुप्रिया अचानक आवाज सुनकर चौंक गई और भाग जाने का मन किया। क्या मैंने तुम्हें स्कूल के गेट पर इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? मुझे लगा कि तुम चले गए हो। मैंने स्कूल के गेट पर तुम्हारा 10 मिनट तक इंतजार किया। मैं मुख्य द्वार बंद होने के बाद ही निकला था, लेकिन किसे पता था कि तुम अकेले ही चले जाओगे। तुमने वास्तव में मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। 10 मिनट का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, जल्दी से बाइक पर बैठो। कल अकेले मत जाना, अपने भाई का इंतजार करो। 4 मिनट बाद कमल ने सुप्रिया को गली के प्रवेश द्वार पर उतार दिया। कल मेरे मोहल्ले के प्रवेश द्वार पर इंतजार करना याद रखना। ओह! सुप्रिया ने कमजोरी से जवाब दिया। कमल घर नहीं गया, बल्कि पास की एक गली में चला गया। गली के दोनों तरफ की ज्यादातर दुकानें बंद थीं। वह एक क्रॉस स्टिच की दुकान पर गया जो अभी भी खुली और रोशन थी। यह उनकी अपनी दुकान थी, इसलिए देर से बंद होती थी, 9 बजे के बाद नहीं। सामान बेचने वाले लोग एक अधेड़ उम्र का जोड़ा थे। युवक, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? अधेड़ उम्र के मालिक ने उसे अंदर आते देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। कमल ने इधर उधर देखा, उसकी नज़र 2 तकियों पर टिक गई। एक तकिए पर कार्टून लड़के की कढ़ाई थी, दूसरे पर कार्टून लड़की की, जैसे 2 तकियों पर होती है। अंकल, ये तकिए कितने के हैं? जोड़े के लिए 68। ये बहुत महंगा है ना? ऑनलाइन तो 20 या 30 ही मिलते हैं। उसे असल में पता नहीं था कि ऑनलाइन कितने मिलते हैं। वह पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें कर रहा था, और वह मोलभाव कैसे कर सकता था? मालिक ने झट से कहा, युवक, मेरे तकिए ऑनलाइन वाले जैसे नहीं हैं। ये पूरी तरह से हाथ से कढ़ाई किए हुए हैं। ऑनलाइन कैसा सामान मिलता है? इनकी क्वालिटी हमारी क्वालिटी से तो तुलनीय ही नहीं है। चाचा, बहुत देर हो चुकी है, मैं अब आपसे मोलभाव नहीं करूंगा। 40 युआन कैसा रहेगा? नहीं, ये बहुत कम है। मैं देख रहा हूं कि आप एक छात्र हैं, इसलिए मैं आपको ठग नहीं सकता। मुझे 60 दे दीजिए। 45? चाचा, आप जानते हैं कि मैं एक छात्र हूं, मेरे पास वास्तव में ज्यादा पैसे नहीं हैं। ये तकिया खरीदने के बाद मुझे भूखा रहना पड़ेगा। 50 सबसे कम है। अगर आप इसे चाहते हैं तो ले जाए। ये सबसे कम कीमत है। 50 ही है। कमल ने लगभग सारे पैसे निकाल लिए और फिर 2 तकिए लेकर चला गया। जब वह घर लौटा, उसके माता पिता ने उसे 2 तकियों के साथ वापस आते देखा और दंग रह गए। तुम्हें ये कहाँ से मिले? एक सहपाठी ने मुझे ये दिए थे, उसने मुझे देने पर जोर दिया था। पुरुष या महिला? महिला। क्या वह सुंदर है? कृष्णदास ने अपनी पत्नी का प्रश्न सुनकर अपना गला साफ किया। एक महिला सहपाठी तुम्हें ये क्यों देगी? कमल हंसा। क्या इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे आपसे और मेरे पिताजी से बेहतरीन जीन विरासत में मिले हैं? बहुत सी लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन मैंने किसी की भी बात नहीं मानी। मैंने उन्हें बताया कि कॉलेज की प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है और पढ़ाई ही प्राथमिकता है। उसकी माँ, रमा देवी ने कहा, अगर वह सुंदर है तो तुम उससे बात कर सकते हो। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के बाद तुम विश्वविद्यालय जाओगे और तुम्हें विश्वविद्यालय में एक प्रेमिका मिलनी चाहिए। कमल अपनी माँ से हैरान था, वह इस मुद्दे पर सख्ती से बात करती थी। हाई स्कूल में तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। माँ, मैं नहा धोकर सोने जा रहा हूँ। तुम दोनों को भी जल्दी आराम करना चाहिए। अगली सुबह नाश्ते के बाद कमल अपना बैग लेकर नीचे चला गया, जो पहले की तुलना में काफ़ी भरा हुआ लग रहा था। नीचे पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि बाहर हल्की बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी तेजी से हो रही है। वह छाता लेने के लिए घर की ओर भागा। पड़ोस के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उसने सुप्रिया को पास के एक पेड़ के नीचे खड़ा देखा। वह छाता नहीं लाई थी क्योंकि जब वह घर से निकली थी तब बारिश नहीं हो रही थी। वह पहले तो छाता लेने वापस जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे डर था कि कहीं कमल स्कूल न चला जाए, और अगर वह नाराज हो गया तो क्या होगा। कमल उसके पास आया और पूछा, तुम छाता क्यों नहीं लाए? जब मैं घर से निकला था तो मौसम ठीक था, मुझे बारिश की उम्मीद नहीं थी। शुक्र है, मेरा छाता काफ़ी बड़ा है। तुम छाता थाम लो और मैं बाइक चलाऊंगा। सुप्रिया पीछे बैठ गई, एक हाथ से छाता पकड़े हुए। तुम्हें छाता इतना आगे रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने विंड ब्रेकर है, इसलिए मैं ठीक हूँ। तुम भीगना मत। शुक्र है, बारिश ज़्यादा नहीं थी और हवा भी नहीं चल रही थी। स्कूल पहुंचकर दोनों एक साथ शिक्षण भवन में दाखिल हुए। कमल ने छाता सुप्रिया को दे दिया। यदि दोपहर के भोजन के समय भी बारिश हो रही थी तो वे राहुल और अन्य लोगों के साथ एक साझा कर सकते थे।
कक्षा में पहुंचकर कमल ने अपना बैग अपनी डेस्क में ठूंस दिया, फिर खजाने की खोज प्रणाली खोली। खजाने की खोज सफल। बधाई हो मेजबान, अच्छा काम करते रहें। आपने एक भाग्य बिंदु प्राप्त किया है। उसने आज कुछ भी नहीं निकाला, लेकिन उसके भाग्य अंक 1 से 2 हो गए। कमल ने सिस्टम बंद कर दिया और समीक्षा शुरू कर दी। अब कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक केवल 26 दिन बचे थे। अधिकांश छात्र कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हार मान ली थी और अभी भी खेल रहे थे। कमल की मेहनती समीक्षा ने कई शिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वह पहले की तुलना में बहुत अधिक बार प्रश्न पूछ रहा था, जिससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। शिक्षक द्वारा एक बार समझाने के बाद वह समझ गया। कमल ने त्रिशा को अपना बैग लेकर जाते देखा और जल्दी से उसके पीछे चल दिया। स्कूल के गेट तक रास्ते में मुश्किल से ही कोई था। कमल त्रिशा के पास पहुंचा, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। क्लास मॉनिटर। त्रिशा ने अपनी अर्धचंद्राकार खूबसूरत आंखों से उसे देखा। क्या हुआ? मैंने सुना है आज तुम्हारा जन्मदिन है। ये तुम्हारे लिए मेरा जन्मदिन का तोहफा है। ऐसा कहते हुए उसने कार्टून लड़के वाली कढ़ाई वाला तकिया निकाला और उसे थमा दिया। त्रिशा दंग रह गई। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? कमल मुस्कुराया। मुझे हमेशा से पता था। यह एक तकिया है जिस पर मैंने 2 महीने तक कढ़ाई की थी, कुछ दिन पहले ही खत्म हुई है। मैंने हर सिलाई खुद की है। हम जल्द ही स्नातक होने वाले हैं और अगर मैं इसे अभी तुम्हें नहीं देता तो मुझे बाद में दूसरा मौका नहीं मिल सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं। मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन कॉलेज की प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है। तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई प्राथमिकता है, इससे अपनी पढ़ाई में देरी न होने दें। त्रिशा ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि उसने ऊपर से कोई भाव नहीं दिखाया, अपने सुंदर चेहरे से उसे गंभीरता से डांट रही थी। लेकिन उसके थोड़े ऊपर उठे हुए होंठ कमल को पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे और वह जानता था कि त्रिशा इस समय बहुत खुश है। ठीक है क्लास मॉनिटर, मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगी। मैं अब वापस जा रही हूँ, अलविदा। वह दोनों हाथों से तकिया पकड़े हुए स्कूल के गेट की ओर चली गई। कमल मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि असर काफी अच्छा था। वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर स्कूल से बाहर निकला और स्कूल के गेट पर सुप्रिया को देखा। वह छाता पकड़े हुए अपना बैग लिए उसका इंतजार कर रही थी। कमल उसके बगल में आ गया और बिना किसी मेकअप के उसके नाजुक चेहरे को निहारता रहा। उसका नंगा चेहरा बेहद खूबसूरत था और उसकी एक चोटी उसे और भी ज्यादा मासूम और आकर्षक बना रही थी। उसकी नज़रों से सुप्रिया के गाल थोड़े लाल हो गए और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। कमल ने अजीब तरह से गला साफ किया। चलो। सुप्रिया खूबसूरत थी, त्रिशा से कम नहीं। सबसे आकर्षक उसका सौम्य व्यक्तित्व था, जिससे लोगों में उसकी रक्षा करने की तीव्र इच्छा होती थी। सुप्रिया को रोज अपने साथ ले जाने का उसका स्वाभाविक रूप से एक स्वार्थी मकसद था। अगर वह त्रिशा को नहीं मना पाया तो सुप्रिया भी बुरी नहीं थी। एक चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं, इंसान की तो बात ही छोड़िए। दूसरी तरफ एक BMW सेडान के अंदर सुनीता ने तकिया पकड़े अपनी बेटी को देखा और उत्सुकता से पूछा, जियाउमान, तुम्हें ये तकिया कहाँ से मिला? आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए एक सहपाठी ने मुझे ये दिया है। पुरुष या महिला? महिला, मेरी अच्छी दोस्त। सुनीता ने धीरे से कहा। ओह, और कोई और सवाल नहीं पूछा? आपके पिताजी ने पहले ही एक रेस्तरां बुक कर लिया है और आपके सभी पसंदीदा व्यंजन ऑर्डर कर दिए हैं। रेस्तरां में रात का खाना खाने के बाद त्रिशा घर लौट आए। वह तकिया वापस अपने कमरे में ले गई, जहां उसने ध्यान से उसकी जांच की। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह ये कढ़ाई कर पाएगा। उसके हाथ कई बार चुभे होंगे। उसके पास कार्टून लड़की वाला तकिया भी तो नहीं होगा, है ना? ये सोचकर त्रिशा के गाल लाल हो गए। वह बिस्तर पर लेट गई, एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर तकिए को कवर के नीचे रख दिया और उसे गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कमल घर लौटा, थोड़ी देर अपने फोन पर खेला, फिर सो गया। समय उड़ गया और फिर से शुक्रवार आ गया। पिछले कुछ दिनों से कमल बस समीक्षा और समीक्षा कर रहा था और कुछ नहीं हुआ। सुप्रिया हर दिन स्कूल जाने के लिए उसका इंतजार करती थी। हालांकि वे अब भी ज्यादा बात नहीं करते थे, कमल सुप्रिया में हो रहे थोड़े बहुत बदलावों को महसूस कर सकता था। इन 3 दिनों में कमल ने एक शुरुआती संविधान कार्ड बनाया, जिससे उसके संविधान गुण में 10 अंक बढ़ गए। उसके भाग्य अंक 2 से बढ़कर 4 हो गए। त्रिशा की बात करें तो वह भी उसके प्रति पहले जैसी ही थी, कोई खास बदलाव नहीं आया। कमल त्रिशा के व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत समझता था। घर में वह लाडली थी, थोड़ी घमंडी भी। अगर वह कमल को थोड़ा पसंद भी करती थी तो कभी जाहिर नहीं करती थी। कमल अच्छे मूड में था। कल शनिवार था और वह लॉटरी स्टेशन जाकर अपना इनाम ले सकता था। कल वह फौरन अमीर बन जाएगा। कमल, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? त्रिशा ने अपना सिर घुमाया और उसे खुद से मुस्कुराते हुए उत्सुकता से पूछते हुए देखा। कमल ने प्रतिक्रिया दी, कुछ नहीं क्लास मॉनिटर, मुझे बस एक मज़ेदार बात सूझी। क्या मज़ेदार है?
यह एक मजाक है जो पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन काफ़ी लोकप्रिय है। कैसा मजाक? जानू, मैं आज इव लगवाने गई थी। कैसी इव? तुम्हारी याद में बीती एक रात। त्रिशा के गाल हल्के से लाल हो गए और उसने उसे घूर कर देखा। खूब पढ़ाई करो। उसे लगा कि कमल उसे घटिया पिकअप लाइंस दे रहा है। क्लास मॉनिटर, ये तो मजाक है, ये ऑनलाइन वायरल हो गया है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो घर जाकर डूइंग टिकटॉक चेक कर लेना। त्रिशा ने फिर सिर घुमाया। क्या तुम्हारे पास अभी भी डूइंग टिकटॉक देखने का समय है? काम और जिंदगी का संतुलन पता है। वापस आकर थोड़ा स्क्रॉल करूंगी, फिर सो जाऊंगी। शाम 5:30 बजे छुट्टी की घंटी बजी। कमल ने अपना बैग पैक किया और कक्षा से बाहर निकल गया। जब भी छुट्टी होती, स्कूल का दरवाज़ा बच्चों को लेने आए अभिभावकों से भरा होता। वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर भीड़ को चीरता हुआ काफ़ी देर तक बाहर निकलता रहा। उसने सुप्रिया को पास ही देखा, उसे बाइक पर बैठने का इशारा किया और फिर घर की ओर चल पड़ा। किंग्या, तुम किस विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहती हो? मैंने अभी सोचा नहीं है। अंक आने के बाद देखूंगा। आमतौर पर मॉक परीक्षाओं में तुम्हें लगभग कितने अंक मिलते हैं? लगभग 680 या 690। कमल अचंभित रह गया। वाह, उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि किंग्या इतनी अव्वल छात्रा है। उनकी कक्षा में सबसे अच्छी छात्रा त्रिशा थी और उसने भी मॉक परीक्षाओं में लगभग 690 अंक ही प्राप्त किए थे। पेकिंग विश्वविद्यालय या सिंधुआ विश्वविद्यालय के लिए यह अंक थोड़े कम थे, लेकिन अगर उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया तो वह पास हो सकती थी। उनके प्रांत में अंक बहुत ऊंचे थे। किंग्या, तुम्हारे परिवार में और कौन है? मेरी माँ और मेरा छोटा भाई। तुम्हारे पिताजी के बारे में क्या? उनका निधन हो गया। मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं। रास्ते में कमल उसके परिवार के बारे में जानकारी ढूंढता रहा। सुप्रिया, एकदम कोरे कागज़ की तरह मासूम, कमल के इरादों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने जो भी पूछा उसका जवाब दिया, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के साथ। इस दौरान उसने सहजता से उसकी उम्र और जन्मदिन भी पूछा, ये जानने के लिए कि कौन बड़ा है। बेशक, कमल बड़ा था। सुप्रिया का जन्मदिन भी आ रहा था, लगभग 20 दिन बाद, ठीक कॉलेज प्रवेश परीक्षा के समय। 6-7 मिनट बाद कमल उसे गली के प्रवेश द्वार पर छोड़कर घर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसके माँ बाप अभी तक काम से नहीं लौटे थे। कमल अपने कमरे में वापस गया, अपना फ़ोन उठाया और सबसे पहले सुप्रिया को फ़ोन किया। उन्होंने कुछ देर बातें की, फिर सुप्रिया व्यस्त हो गई। उसने थोड़ी देर डूइंग टिकटॉक देखा, फिर पढ़ाई जारी रखी। कुछ देर बाद उसके माँ बाप वापस आ गए। आमतौर पर उसके पिता काम से घर लौटते समय उसकी माँ को अस्पताल से ले जाते थे और वे साथ साथ वापस आते थे। एक शानदार दिन के बाद कमल पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट आया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बाकी थे, फिर भी उसके पास कई ऐसे ज्ञान के बिंदु थे जिनकी उसने समीक्षा नहीं की थी। रात के लगभग 9 बजे उसका फ़ोन बजा। कमल ने फ़ोन खोला और देखा कि त्रिशा का संदेश था। क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? क्या हाल है? क्लास मॉनिटर, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? मेरे कुत्ते को जहर दे दिया गया था। कमल ने संदेश भेजा, क्लास मॉनिटर, ज़्यादा उदास मत हो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। त्रिशा उदास भाव से अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसके संदेश का जवाब दिया। तुम मुझे कैसे खुश करोगे? क्लास मॉनिटर, तुम्हें किस तरह का मेढक पसंद है? मैं तुम्हारे लिए एक रंग सकती हूँ। छी! त्रिशा ने उसका संदेश देखकर हंसी रोक नहीं पाई, उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुस्कान हटा ली। मेरा कुत्ता मर गया और तुम अभी भी मुझे हंसा रहे हो। मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा। कमल ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आह, औरतें वाकई अप्रत्याशित होती हैं। उसने और कोई संदेश नहीं भेजा। सिंप होने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने अभी जो कहा वह सिर्फ एक रणनीतिक चाल थी, इसे सिंपिंग नहीं कहा जा सकता। सिंप क्या होता है? ये जानते हुए कि सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, फिर भी बेशर्मी से, बिना किसी गरिमा या सीमा के, आप उसकी चापलूसी करने की कोशिश करते हैं। त्रिशा की तरफ से उसका मूड पहले ही सुधर चुका था। कमल की बातें याद करते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिस्तर पर लेटते हुए उसने कमल द्वारा दिए गए तकिए को गले लगाया और धीरे से बुदबुदाया, टॉड। रात के लगभग 10 बजे कमल ने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह 7 बजे वह उठा और तुरंत खजाने की खोज प्रणाली खोली। खजाने की खोज सफल रही। मेज़बान, तैराकी कौशल आइटम कार्ड प्राप्त करने पर बधाई। तैराकी कौशल आइटम कार्ड इस्तेमाल करने पर तैराकी कौशल प्रदान करता है। कमल ने इसे सीधे सीखने का फैसला किया। हालांकि यह बहुत उपयोगी नहीं था, लेकिन ज़्यादा कौशल होने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। कौन जानता था कि उसे कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। वह उठकर नहाने लगा। नाश्ते के बाद उसके पिताजी काम पर चले गए, उनका विभाग अब काफ़ी व्यस्त था। कमल ने अपना सामान साफ किया, माँ को बताया और घर से निकल गया। वह लॉटरी सेल्स पॉइंट पर अपना इनाम लेने गया।
बॉस की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं जब उसने देखा कि कमल ने 5 दूसरे स्थान के इनाम जीत लिए हैं। हालांकि ईर्ष्या की बात तो दूर, उन्होंने हमेशा की तरह कमल के पुरस्कार दावे पर कार्रवाई जारी रखी। साथ ही उसने प्रवेश द्वार पर एक तोरण द्वार भी बनवाया जिस पर लिखा था, मेरी लॉटरी की दुकान में फलां व्यक्ति को दूसरा स्थान जीतने पर बधाई। कमल ने उसे साफ साफ बता दिया कि वह इसका प्रचार तो कर सकता है, लेकिन उस पर अपना नाम नहीं लिख सकता। वह नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि उसने इतनी बड़ी रकम जीती है। चूंकि इनाम की राशि 20,000 युआन से ज्यादा थी, इसलिए लॉटरी की दुकान उसे सीधे भुना नहीं सकती थी, इसलिए वह जीत का चेक बैंक ले गया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कमल को आखिरकार अपनी इनामी राशि मिल गई। उसने कुल 806,253 युआन जीते। 20% कर कटौती के बाद उसे 645,000 युआन मिले। बैंक से बाहर निकलते हुए कमल बेहद खुश था। 600,000 युआन से भी ज्यादा। उसे इसे कैसे खर्च करना चाहिए, वह अपने माँ बाप को बिल्कुल नहीं बता सकता था, वरना इसे जब्त कर लिया जाता। कमल ने एक ड्रिंक खरीदी और उसे पीते हुए सोचते हुए घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। लगभग 11 बजे कमल का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन खोला और त्रिशा का एक संदेश देखा। जियाओ यूजी, क्या कर रही हो? क्या तुम मन लगाकर पढ़ाई कर रही हो? जियाओ यूजी। हालांकि नाम किसी पुराने नपुंसक जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें आत्मीयता का भाव साफ झलक रहा था। परी महिला को जवाब देते हुए, जियाओ यूजी अभी पढ़ाई कर रही है। त्रिशा ने उसका जवाब देखा और उसके सुंदर चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। ये बदमाश सचमुच लोगों को खुश करना जानता था। जियाओ यूजी, तुम यूनिवर्सिटी में कहाँ जाना चाहती हो? हंस जहाँ भी जाएगा मेढक भी उसके पीछे जाएगा। त्रिशा के सुंदर चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ गई, उसका दिल खुशी से खिल उठा। उसके जैसी लड़की जिसने समाज के कष्टों का अनुभव नहीं किया था, ऐसी मीठी बातों का विरोध नहीं कर सकती थी। समाज के कष्टों का अनुभव करने वाली महिलाएं भी शायद इसका विरोध नहीं कर सकती। मधुर शब्द किसे पसंद नहीं होते। मुझे जियांगहाई शहर जाना चाहिए। जियांगहाई बहुत बढ़िया है। ये देश का एक शीर्ष शहर है जिसे ओरिएंटल पर्ल टावर के नाम से जाना जाता है। जियांगहाई जियातोंग विश्वविद्यालय और जियांगहाई हुआदान विश्वविद्यालय दोनों ही देश के शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। मैं भी जियांगहाई के विशाल आकाश का अनुभव करना चाहती हूँ। शायद मैं वहाँ मेढक से सुनहरे मेढक में बदल जाऊँ। छी! त्रिशा अपने फ़ोन को देखते हुए हंसे बिना नहीं रह सकी। तभी उसकी माँ सुनीता अंदर आईं। जियाओमान, तुम क्या देख रही हो जो तुम्हें इतनी खुशी से हंसा रहा है? कुछ नहीं माँ, मैंने एक मज़ेदार वीडियो देखा। देखना बंद करो, चलो खाना खाते हैं। इतना कहने के बाद उसने जल्दी से कमल को जवाब दिया, मैं खाने जा रही हूँ। कमल चेहरे पर मुस्कान लिए उसने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। अब उसे त्रिशा के अपने प्रति बदलाव साफ महसूस हो रहा था। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद दोपहर के भोजन का समय हो गया था। दोपहर के भोजन के बाद कमल ने आराम नहीं किया बल्कि पढ़ाई जारी रखी। समय कम था। उसने जियांगहाई शहर के विश्वविद्यालयों के बारे में भी ऑनलाइन खोज की। जियांगहाई शहर में कुल 9 प्रमुख विश्वविद्यालय थे। सबसे अच्छे विश्वविद्यालय जियांगहाई जियातोंग विश्वविद्यालय और जियांगहाई हुआदान विश्वविद्यालय थे। इन दोनों विश्वविद्यालयों के प्रवेश अंक काफ़ी ऊंचे थे, लगभग 700 अंक। अगर त्रिशा सामान्य प्रदर्शन करती तो उसे प्रवेश मिल सकता था, लेकिन कमल को ज़्यादा भरोसा नहीं था। उसे लगा कि उसके और इन दोनों विश्वविद्यालयों के अंकों में अभी भी कुछ अंतर है। बाकी विश्वविद्यालयों के अंक कम थे, लेकिन सभी 650 अंकों से ऊपर थे। उसके सामान्य मॉक परीक्षा के अंक ज़्यादातर 500 अंकों से थोड़े ज़्यादा होते थे। एक महीने के भीतर लगभग 200 अंकों का सुधार करना एक असाधारण चुनौती थी। लगभग 3 बजे कमल पढ़ाई कर रहा था जब उसे सुप्रिया का संदेश मिला। कमल, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मेरे छोटे भाई को जलन हो रही है। कमल ने जब उसकी बातें सुनी तो उसकी बेबसी और बेचैनी तुरंत उसके दिमाग में कौंध गई। मैं अभी आती हूँ। ऊपर से उसके घर तक पहुँचने में बस 3 मिनट लगे। सुप्रिया का परिवार एक साधारण बंगले में रहता था। आंगन अपेक्षाकृत छोटा था, जिसमें 4 उत्तरमुखी कमरे, एक पूर्वमुखी कमरा और एक पश्चिममुखी कमरा था। कमल पहली बार आया था। इससे पहले वह हमेशा सुप्रिया को गली के प्रवेश द्वार पर ही छोड़ देता था। जैसे ही उसने अपनी साइकिल नीचे रखी, सुप्रिया बाहर चली गई। उसकी आंखें थोड़ी लाल, घबराई हुई और असहाय थीं। कमल, तुम यहाँ हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? वह कमल को घर के अंदर ले गई। उसका छोटा भाई सोफे पर बैठा था। उसकी दाहिनी पिंडली पर कई छाले साफ दिखाई दे रहे थे। मैं उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाऊंगा। शमशेर ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा, ये सोचकर कि यह व्यक्ति कौन है। कमल ने उसे इलेक्ट्रिक साइकिल पर बिठाया और अस्पताल ले गया। 1.5 घंटे बाद वे अस्पताल से बाहर आ गए। दवा लगाने के बाद शमशेर को काफ़ी आराम महसूस हुआ। क्या तुम्हें डॉक्टर ने जो कुछ बताया था वो सब याद है? शमशेर, मुझे याद है।
पट्टी नियमित रूप से बदलते रहो, कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। इससे कोई निशान नहीं पड़ेगा। शमशेर झिझकते हुए पूछा, मेरी बहन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सहपाठियों, मेरा घर क्विजिंग कम्युनिटी में है, तुम्हारे घर के बहुत पास। मेरा नाम कमल है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे युगे कह लेना। आज के लिए शुक्रिया युगे। जरा भी जिक्र मत करो, बस एक छोटी सी बात है। क्या आंटी घर पर नहीं हैं? मेरी माँ फैक्ट्री में काम करने गई हैं। उन्हें महीने में मुश्किल से ही छुट्टी मिलती है। आंटी बहुत मेहनत करती हैं। तुम दोनों की परवरिश आसान नहीं है। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और आंटी की मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। शमशेर, हाँ मुझे पता है युगे। सुप्रिया के घर वापस आकर वह आंगन में खड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कमल को आते देख वह जल्दी से उसके पास गई। कमल कैसा है? वह ठीक है, दवा लग गई है, बस ड्रेसिंग नियमित रूप से बदलते रहना और लगभग 10 दिनों में वह ठीक हो जाएगा। इससे कोई निशान नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल। सुप्रिया के ज़्यादा दोस्त नहीं थे। जब भी ऐसा कुछ होता वह बस कमल को ही बता पाती। कमल ने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, आखिरकार हम दोस्त हैं, ये छोटी सी बात है। मैं अब वापस पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अरे वैसे इसकी कीमत कितनी है? सुप्रिया ने जल्दी से पूछा। ज़्यादा नहीं, तुम इसे जियाउजी के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए रख लो। इतना कहकर कमल अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर चला गया। अलविदा युगे। शमशेर बहुत समझदार होने के नाते उसका अभिवादन किया। सुप्रिया उसे पैसे देने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन कमल ने पैसे नहीं लिए। वास्तव में ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसके अलावा अब उसके पास इतने पैसों की कमी नहीं थी। अब वह 600,000 युआन से ज़्यादा की संपत्ति वाला व्यक्ति था। कमल के जाने के बाद शमशेर ने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, बहन क्या युगे तुम्हें पसंद करता है? सुप्रिया का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। बकवास मत करो, हम बस सहपाठी और दोस्त हैं। कमल घर लौट आया और पढ़ाई जारी रखी। घर पहुंचकर उसने पाया कि सुप्रिया ने अभी भी वीचैट के जरिए उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये देखकर कि वह मना नहीं कर सकता, कमल ने पैसे ले लिए। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर वह खाना बनाने चली गई। रविवार सुबह लगभग 7 बजे कमल उठा और उसने ट्रेजर हंटिंग सिस्टम खोला। खजाने की खोज सफल रही। मेज़बान, स्प्रेयर कार्ड प्राप्त करने पर बधाई। स्प्रेयर कार्ड इस्तेमाल करने पर यह उपयोगकर्ता को एक सुपर स्प्रेयर में बदल देता है, जो सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को डांटता है। यह आधे घंटे तक चलता है। दूसरों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कमल स्प्रेयर कार्ड का विवरण देखकर मुस्कुराया। यह अच्छी बात है। अगर कोई उसे परेशान करता है तो वह उसे एक स्प्रेयर कार्ड दे सकता है, जिससे वह एक ऐसा स्प्रेयर बन जाएगा जो अपने आसपास के सभी लोगों को नाराज कर देगा। उसने सिस्टम बंद किया, उठा, नहाया और खाना खाया। नाश्ते के बाद वह पढ़ने के लिए अपने कमरे में लौट आया। पढ़ाई शुरू करने के कुछ देर बाद ही उसका फ़ोन बज उठा। कमल ने फ़ोन खोला और अजय का संदेश देखकर हैरान रह गया। क्या तुम वहाँ हो? कुछ गड़बड़ है। कमल, क्या तुम्हें जियाउमन पसंद है? क्या ये तुम्हें चिंतित करता है? कमल, तुम जियाउमन के लिए काफ़ी नहीं हो, तुम दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। सिर्फ वह और मैं ही अच्छे जोड़ीदार हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम खुद को मूर्ख मत बनाओ। जिसने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर ली हो, वह मेरे सामने इतनी बेबाकी से बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अजय ने अपना संदेश देखा और गुस्से से भर गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। उस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह पूरी तरह से डर गया था, और जब उसने कमल को अपनी ओर आते देखा तो एक गर्म धारा बह निकली। कमल, तुम और वह एक ही रास्ते पर नहीं हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद वह निश्चित रूप से देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में जाएगी। तुम्हारा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा शायद तुम्हें किसी दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाए। आजकल विश्वविद्यालय में इतने सारे छात्र हैं, तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे दर्जे की डिग्री का क्या फ़ायदा? क्या तुम उसके लायक हो? किसने कहा कि मुझे सिर्फ दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में ही दाखिला मिलेगा? मैं आसानी से किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकता हूँ। अगर तुम किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला पा गए तो मैं खुद को बकवास खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूँगा। क्या तुम मुझे फिर से तुम्हारे लिए खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए फुसला रहे हो? अजय ने उसका संदेश देखकर गुस्से से लगभग मर ही गया। इस आदमी के मुंह में बहुत जहरीलापन था, वह उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने शुरू में कमल पर मनोवैज्ञानिक हमले की योजना बनाई थी, बिना लड़े जीतने की उम्मीद में। किसे पता था कि इसका कोई असर नहीं होगा। धिक्कार है, वह उसे लड़ाई में हरा नहीं सका और उसका मनोवैज्ञानिक हमला भी नाकाम रहा। अजय की पढ़ाई की इच्छा ही खत्म हो गई और वह वहीं बैठकर कोई उपाय सोचने लगा। कमल के लिए पढ़ाई का समय जल्दी बीत गया, पलक झपकते ही दिन बीत गया। वह रात के 10 बजे तक पढ़ता रहा और फिर आराम करने के लिए सोने चला गया।
जैसे ही वह लेटा, सुप्रिया ने उसे संदेश भेजा, सो रहे हो, बस आराम करने ही वाले हो, क्या हुआ? मेरी माँ ने कहा था कि उसके लिए शुक्रिया अदा करो, बस इतना ही। क्या तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना चाहते? नहीं, सच में कुछ नहीं। हाँ, शुक्रिया, सीधी सी लड़की, सो जाओ। सुप्रिया ने उसका संदेश देखा और उसकी साफ आंखें उलझन से भर गईं। क्या मैंने कुछ गलत कहा और उसे गुस्सा दिला दिया? अगली सुबह 6:30 बजे कमल उठा और तुरंत खजाना खोज प्रणाली खोली। खजाना खोज सफल। मेज़बान को एक प्राथमिक मुफ्त विशेषता अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। मुफ्त विशेषता अंक किसी भी भौतिक विशेषता को स्वतंत्र रूप से आवंटित किया जा सकता है। कमल ने इसे अपनी बुद्धि के लिए आवंटित किया। अब उसका सबसे ज़रूरी काम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना था। 7 बजे वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर रिहायशी इलाके से बाहर निकला और प्रवेश द्वार पर सुप्रिया को देखा। सुप्रिया ने उसे देखा और डरते हुए पूछा, क्या तुम नाराज़ हो? तुम्हारा मतलब कल रात जो हुआ था? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, क्या तुम नहीं बता सकते? ओह, वह पीछे बैठी थी, ये सुनकर राहत महसूस कर रही थी कि वह नाराज़ नहीं था। क्या जियाउजी की तबीयत ठीक है? बहुत बेहतर है, अब वह बिना किसी परेशानी के चल सकता है। क्या आंटी कल रात 10 बजे ही वापस आईं? उसे याद आया कि जब सुप्रिया कल रात उससे बातें कर रही थी तब तक 10 बज चुके थे। काफ़ी, मेरी माँ अक्सर ओवरटाइम करती हैं। कुछ मिनट बाद दोनों स्कूल पहुंच गए। स्कूल में दाखिल होते ही उनकी मुलाकात दूसरी कक्षाओं के छात्रों से हुई, जो कमल को सुप्रिया को लिफ्ट देते देखकर हैरान थे। सुप्रिया के गाल लाल हो गए थे और वह अपना सिर नीचे करके शिक्षण भवन की ओर तेजी से चल पड़ी। कमल ने दोनों को घूरा, जिससे वे डरकर जल्दी से वहां से चले गए। कक्षा में पहुंचकर वह अपनी सीट पर बैठ गया और पढ़ाई करने लगा। बैठते ही राहुल बोला, युगे, ये काव्या की तरफ से तुम्हारे लिए है। काव्या? कमल ने प्रेम पत्र देखा और उसे ले लिया। उसी समय उसने सामने बैठी त्रिशा की तरफ देखा और देखा कि वह कान खड़े करके चुपके से सब सुन रही थी। जब तक ध्यान से न देखा जाए तब तक कुछ पता नहीं चल सकता था। युगे, क्या काव्या मन ही मन तुमसे प्यार करती है? अब जबकि ग्रेजुएशन नज़दीक है वो तुमसे ये बात कबूल कर रही है? मुझे कैसे पता, लेकिन मेरे जैसे आकर्षक इंसान पर किसी का क्रश होना स्वाभाविक है। कमल 1 मीटर 78 इंच लंबा, कक्षा में सबसे लंबा था। और हालांकि वह बहुत सुंदर नहीं था, फिर भी वह काफ़ी अच्छा दिख रहा था। बात करने के बाद उसने लिफाफा खोला और पढ़ा। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। ये काव्या का उसके नाम एक प्रेम पत्र था। काव्या पास ही बैठी थी। वह एक सभ्य, सुशील, औसत दिखने वाली काफ़ी आकर्षक लड़की थी। उसका शैक्षणिक प्रदर्शन कमल जैसा ही था, लगभग औसत। उसने पहले कभी काव्या के मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं देखी थीं, इसलिए वह शुरू से ही मन उससे प्यार करती रही होगी। मैं जानता था कि कक्षा की किसी भी लड़की का मुझ पर क्रश न होना असंभव है। उसके मन में काव्या के लिए कोई भावनाएं नहीं थीं। उसकी नज़र पिछले 3 सालों से त्रिशा पर थी। पत्र पढ़ने के बाद कमल ने पत्र को फिर से मोड़ा और रख दिया। हालांकि वह उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन वह उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिरकार यह एक भोली और मासूम लड़की के भाव थे। शायद उसने इसे लिखने के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटाई थी। खुद को उसकी जगह रखकर अगर वह कमल होता तो वह नहीं चाहता कि सामने वाला प्रेम पत्र फाड़ दे और अपमानित हो। युगे ने क्या लिखा? क्या लिखा होगा? जल्दी करो और पढ़ाई करो। युगे, तुम जवाब नहीं दोगे? किसका जवाब दोगे? मैं उससे आमने सामने बात करके अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। युगे, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नेहा को भी एक पत्र लिखना चाहिए? नेहा भी कक्षा की एक लड़की थी, दिखने में औसत, प्यारी और पढ़ाई में अच्छी। वह राहुल का गुप्त क्रश थी। ग्रेजुएशन नज़दीक है और हो सकता है कि हम कई सालों तक एक दूसरे से न मिलें। अगर लिखना है तो लिखो, लेकिन इसका असर अपनी पढ़ाई पर मत पड़ने दो। यही वजह थी कि कमल ने काव्या को जवाब नहीं दिया। अगर उसके अस्वीकार से काव्या की पढ़ाई और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजों पर असर पड़ा तो यह अच्छा नहीं होगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस अपनी बात कहना चाहता हूँ। कहने से मुझे राहत मिलेगी। मुझे नतीजे की परवाह नहीं, मैं बस उसे बताना चाहता हूँ। कमल त्रिशा और फिर अपने सभी सहपाठियों की ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। 3 साल तक इस जगह ने सबकी जवानी समेटी थी और अब जवानी का एक अध्याय खत्म होने वाला था। सब अपनी अपनी राहों पर जाने वाले थे, अलग अलग नियति का सामना करने वाले थे। शायद कुछ लोग जिंदगी में एक दूसरे को फिर कभी न देख पाएं। यहाँ बहुत हंसी मजाक और शरारत भरी पीछा खिंचाई हुई थी। आखिरकार सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन बातों के बारे में सोचकर मन उदास हो जाता है, लेकिन भविष्य के बारे में सोचते हुए कमल ज्यादा जुझारू था। दोपहर को जब छुट्टी की घंटी बजी तो राहुल को नेहा को लिखा अपना प्रेम पत्र देने का मौका मिल गया। उसे देखते ही नेहा के गाल हल्के से लाल हो गए और उसने उसे ले लिया, फिर अपनी सहपाठी के साथ कक्षा से बाहर चली गई। राहुल एक चमकती हुई मुस्कान के साथ लौटा।
देई, क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं है? फैंग देई ने अपना सिर हिलाया, नहीं। युगे, तुम त्रिशा से कब अपना प्यार जाहिर करोगे? कमल हल्के से मुस्कुराया, बाद में देखेंगे। तीनों बातें करते हुए कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। उस रात घर वापस जैसे ही कमल नहा धोकर बिस्तर पर लेटा, उसका फोन बज उठा। त्रिशा का संदेश था। जियाओ यूजी, मैं यहाँ हूँ, क्या हाल है मेरी परी? हम तुम्हारी परी कौन है? कमल ने उसका घमंडी संदेश देखा और फिर कोई जवाब नहीं दिया। यकीनन कुछ सेकंड बाद त्रिशा ने उसे एक और मैसेज भेजा, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम काव्या से बात कर रहे हो? नहीं, मेरी मम्मी ने अभी अभी फ़ोन किया था। त्रिशा पूछती रही, जियाओ यूजी, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? शुभ रात्रि, अच्छे सपने देखो। त्रिशा ने उसका मैसेज देखा और इतनी गुस्से में आ गई कि उसने अपना फ़ोन लगभग फेंक ही दिया। क्या मैं यही बात कर रहा था? मैं काव्या के बारे में बात कर रहा था। क्या काव्या ने आज तुम्हें प्रेम पत्र लिखा था? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है। क्या तुमने उसे जवाब दिया? नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैंने अभी जवाब दिया तो मुझे डर है कि इसका असर उसकी पढ़ाई के मूड और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के नतीजों पर पड़ सकता है। मैं बाद में इस बारे में बात करने का कोई मौका ढूंढ लूंगा। त्रिशा को आखिरकार राहत मिली और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। तुम्हें काव्या पसंद क्यों नहीं है? वो बहुत अच्छी है। कमल ने उसका मैसेज देखा और खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। औरतों, अभी कुछ देर पहले उसका लहजा कुछ ऐसा था, और अब ये? क्योंकि मेढक को हंस पसंद है। त्रिशा ने उसका संदेश देखा, खिलखिला उठी और अब उसे परेशान नहीं किया। बिस्तर पर लेट गई, कमल के दिए तकिए को गले लगा लिया और सो गई। कमल ने देखा कि उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। समय उड़ गया, जवानी आसानी से ढल गई। पलक झपकते ही 3 जून आ गई। कॉलेज प्रवेश परीक्षा नज़दीक आती जा रही थी। इन दिनों कमल सुप्रिया को लेकर हर दिन स्कूल आना जाना, और स्कूल पहुंचते ही बस पढ़ाई ही सब कुछ हो जाती थी। पिछले कुछ दिनों से खजाना खोज प्रणाली में कुछ समस्याएं आ रही थीं। उसे एक बार भी कुछ नहीं मिला था और उसका भाग्यमान पहले ही 22 अंक तक पहुंच चुका था। हालांकि कमल ज्यादा निराश नहीं था। कुछ मिलना एक सुखद आश्चर्य था और कुछ न मिलना भी ठीक था। अगर मुझे मिल जाए तो यह मेरा सौभाग्य है, अगर मैं इसे खो दूं तो यह मेरा भाग्य है। उसे पहले ही बहुत लाभ मिल चुका था और संतोष ही खुशी थी। सुबह उठकर कमल ने खजाना खोज प्रणाली खोली। खजाना खोज सफल। मेजबान को गीत के देवता का प्रॉप कार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। गीत के देवता का प्रॉप कार्ड उपयोग करने पर यह स्थायी रूप से गीत के देवता की प्रतिभा प्रदान करता है। गीत के देवता का प्रॉप कार्ड सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। मेजबान को गीत के देवता की प्रतिभा प्राप्त करने के लिए बधाई। यह अच्छा था। उसे व्यक्तिगत रूप से गाने सुनना पसंद था और कभी कभी वह कुछ पंक्तियां गा लेता था। कमल ने उठना, नहाना और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। आज सुप्रिया का जन्मदिन था। उसने पिछले सप्ताहांत ही उसके जन्मदिन का तोहफा खरीद लिया था। उसकी माँ रमा देवी ने पूछा, जियाओ यू, क्या आज तुम्हारी छुट्टी है? हाँ माँ, आज स्कूल में हमारा आखिरी दिन है। वह कुछ दिन पहले ही धीरे धीरे अपनी पाठ्य पुस्तकें और विभिन्न अध्ययन सामग्री वापस ले आया था, इसलिए स्कूल में ज्यादा किताबें नहीं बची थीं। वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर आवासीय क्षेत्र से बाहर निकला। गुलाबी पोशाक पहने सुप्रिया, सुंदर और मनमोहक, वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे बाहर आते देख सुप्रिया के सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई और 2 आकर्षक गड्ढे दिखाई दिए। कमल दंग रह गया। उसने पहली बार सुप्रिया को मुस्कुराते हुए देखा था। इससे पहले वे एक दूसरे को सिर्फ स्कूल आते जाते देखते थे और उसके पीछे बैठे होने के कारण वह उसके चेहरे के भाव नहीं देख पा रहा था। तुम मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती हो, बिल्कुल बसंत के फूल जैसी। कमल खुद को एक पंक्ति गाने से रोक नहीं पाया। सुप्रिया के गाल लाल हो गए और उसने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और पीछे बैठ गई। आज स्कूल का आखिरी दिन है, इसके बाद हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। शायद आज आखिरी दिन भी हो जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूं। कमल की बातें सुनकर न जाने क्यों सुप्रिया के दिल में एक तरह का दुख महसूस हुआ। वह हर दिन स्कूल के लिए उसका इंतजार करने और फिर उसे स्कूल छोड़ने और वापस घर ले जाने की आदी हो चुकी थी। सफर खामोश था। दोनों ने चुपचाप साथ मिलकर इस आखिरी दिन का आनंद लिया। पहली बार सुप्रिया ने हिम्मत से अपने आसपास के माहौल को देखा। अब वह अपने आसपास के लोगों की निगाहों से डरी नहीं थी। उसे अपने आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगा। विलों के पेड़ छाया दे रहे थे और फूलों के बीच पंछी चहचहा रहे थे। वह 3 साल से इस रास्ते पर चल रही थी, फिर भी उसे सड़क के किनारे का नज़ारा आज जितना खूबसूरत कभी नहीं लगा था। शायद अब उसके दिल में एक खूबसूरत नज़ारा बस गया था जो पहले कभी नहीं था। कमल सामान्य से धीमी गति से साइकिल चला रहा था। स्कूल के गेट तक पहुंचने में उसे 10 मिनट से ज़्यादा लग गए। सुप्रिया इस बार स्कूल के गेट पर नहीं उतरी, बल्कि साइकिल शेड तक साइकिल चलाकर गई।
फिर दोनों साथ साथ शिक्षण भवन में दाखिल हुए और अपनी अपनी कक्षाओं में गए। कमल की कक्षा सीनियर 3 कक्षा 6 थी और सुप्रिया की कक्षा सीनियर 3 कक्षा 1। कक्षा में पहुंचने पर ज्यादातर सहपाठी पहले से ही वहां मौजूद थे, 3-3 या 5-5 के समूहों में बातें कर रहे थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सिर्फ 4 दिन बचे थे, इसलिए अब समीक्षा करने का कोई मतलब नहीं था। सभी जानते थे कि वे जल्द ही अलग हो जाएंगे, इसलिए वे बातचीत करने और इस आखिरी दिन का आनंद लेने के लिए इकट्ठा हुए। बेशक कुछ बच्चे अभी भी समीक्षा कर रहे थे, वे अंतर्मुखी थे और उनके साथ घुल मिल नहीं पा रहे थे। सुप्रिया ऐसी ही थी, उसके रूप और शैक्षणिक प्रदर्शन से कई लोग ईर्ष्या करते थे। उसके अंतर्मुखी और असुरक्षित व्यक्तित्व के साथ उसकी कक्षा में उसका कोई दोस्त नहीं था। वह शायद अपनी मेज पर बैठकर समीक्षा सामग्री देख रही होगी, जबकि उसके आसपास के लोग 3-5 के समूहों में बातें कर रहे होंगे। कमल राहुल, फैंग देई और पास में मौजूद कुछ लोगों से बातें कर रहा था। त्रिशा मिलनसार थी और उसके कुछ अच्छे दोस्त भी थे और वे भी बातें कर रहे थे। राहुल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे किसी उच्चस्तरीय विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाएगा। देई, तुम्हें किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? फैंग देई ज्यादा आश्वस्त नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कॉलेज की प्रवेश परीक्षा कितनी कठिन होगी। मुझे नहीं पता कि मैं भी दाखिला पा पाऊंगा या नहीं। युगे, हम शायद जल्द ही अलग हो जाएंगे। तुम विश्वविद्यालय में कहाँ जाना चाहती हो? शायद जियांगहाई शहर। तुम दोनों कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? फैंग देई, मुझे भी जियांगहाई शहर जाना चाहिए। राहुल, मैं शायद सू शहर जाऊंगा। अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूँ तो शायद सू शहर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाएगा। कमल ने थोड़ा सिर हिलाया, यह ज्यादा दूर नहीं है। सू सिटी से जियांगहाई सिटी तक हाई स्पीड ट्रेन से बस आधे घंटे का समय लगता है। इसी समय त्रिशा अचानक पोडियम पर आ गई, जिससे उसकी सहपाठियों का ध्यान उसकी ओर गया। उसने चौक का एक टुकड़ा उठाया और ब्लैकबोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। अनुपस्थिति का अनुरोध। प्रिय कक्षा निरीक्षक, सीनियर 3 कक्षा 6 के सभी छात्र स्नातक समारोह के लिए अनुपस्थिति का अनुरोध करते हैं। अवकाश अवधि हमेशा के लिए। अनुमोदन अपेक्षित है। शिक्षक के हस्ताक्षर। कक्षा में कई लोगों की आंखें पहले से ही लाल थीं। ये स्थान 3 वर्षों तक सभी के लिए हंसी और खुशी का स्रोत रहा। उन्होंने घर से भी अधिक समय यहाँ बिताया। स्कूल उनके दूसरे घर जैसा था और शिक्षक माता पिता जैसे थे जो उन्हें लगन से मार्गदर्शन दे रहे थे। लिखने के बाद त्रिशा ने सबकी तरफ देखा और कहा, जब टीचर झेंग आएं तो चलो सब मिलकर एक गाना गाएं। आप सब क्या सोचते हैं? क्लास मॉनिटर, हमें कौन सा गाना गाना चाहिए? मुझे लगता है लव सॉन्ग ऑफ द वेस्ट सी अच्छा है। आप सब क्या सोचते हैं? चलो बस बीच का हिस्सा गाते हैं। हालांकि यह गाना प्रेमी जोड़े के बारे में था, इसे ग्रेजुएशन सीजन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। उसे लगा कि बोल और माहौल बहुत उपयुक्त थे। ठीक है, जब टीचर झेंग आएं तो चलो सब खड़े होकर साथ में गाएं। कक्षा के सहपाठियों ने त्रिशा के सुझाव को सही मानते हुए तुरंत सहमति दे दी। लगभग 10 मिनट बाद क्लास मॉनिटर विनीत अंदर आए। सब खड़े हो गए। रामू के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने सबको बैठने का इशारा किया, लेकिन उसी पल सब अचानक एक साथ गाने लगे। मुझे अभी भी याद है, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे खोने नहीं दोगे, लेकिन तुम दक्षिण की ओर जाने वाले प्रवासी पक्षियों के पीछे पीछे इतनी दूर उड़ गए। प्यार टूटी डोर वाली पतंग की तरह है जो अपने किए वादे को पूरा नहीं कर पा रही। मैं बर्फीले पहाड़ की चोटी पर गर्म बसंत का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। गोयुआन की बर्फ पिघलने के बाद लौटने वाले अकेले हंस का इंतजार कर रहा हूँ। रामू एक पल के लिए ठिठक गया, उसकी मुस्कान अचानक बंद हो गई। सबके दिलों में एक उदास विदाई का भाव था। कुछ उदास होकर रो रहे थे, कुछ की आंखें लाल थीं। इन समझदार बच्चों को बड़ा होते देख विनीत की आंखों से भी एक आंसू बह निकला। 3 साल साथ रहने के बाद उसने सबको अपने बच्चों की तरह पढ़ाया था। अब वे यहाँ से जा रहे थे, उड़ने के लिए अपने पंख फैला रहे थे। उसने ब्लैकबोर्ड पर छुट्टी का आवेदन देखा, पास गया, स्वीकृत लिखा और अपने हस्ताक्षर कर दिए। साथ ही उसने एक पंक्ति भी लिखी, आप सभी को परीक्षाओं में सफलता और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। आपकी यात्रा शानदार संभावनाओं से भरी हो और जब हम फिर से मिलें तो हम जैसे थे वैसे ही रहें। गीत समाप्त होने के बाद सभी बैठ गए। कई लोगों की आंखों में आंसू थे जो बिछड़ने के दुखद माहौल से प्रभावित थे। रामू ने खुद को संभाला और कहा, 3 साल तक मेरी नज़र में तुम सब मेरे बच्चे थे, लेकिन आज तुम इस स्कूल के गेट से बाहर निकलने वाले हो। शिक्षक झेंग यहाँ कुछ और शब्द कहेंगे। तुम बड़े हो गए हो। बाहरी दुनिया समृद्ध है, लेकिन ये तरह तरह के प्रलोभनों और जालों से भी भरी है। शिक्षक झेंग आशा करते हैं कि तुम सतर्क रहोगे, अपनी मूल आकांक्षाओं को कभी नहीं भूलोगे और आगे बढ़ोगे। भविष्य में तुम चाहे किसी भी उद्योग में जाओ, तुम्हें हमारे देश के विकास में योगदान देना ही होगा। अंत में यही वाक्य है,
तुम्हारी यात्रा शानदार संभावनाओं से भरी रहे और जब हम फिर मिलेंगे तो हम वैसे ही रहे जैसे थे। कमल और बाकी लोगों ने तालियां बजाईं। रामू काफी साहित्यिक था। ऐसा ही दृश्य कई जगहों पर एक साथ घटित हो रहा था। ये सबसे गर्म मौसम था, फिर भी यह सबसे शानदार विदाई लेकर आया। रामू ने सभी से बात करने के बाद उन्हें आपस में बातचीत करने दी। कुछ सहपाठी भविष्य में बातचीत के लिए दूसरे सहपाठियों के संपर्क विवरण पूछने लगे। त्रिशा भी सबकी जानकारी मांगने लगी। उसे लगा कि यह भाग्य ही है कि वे एक साथ मिल पाए, और अब जब वे अलग हो रहे थे तो वह थोड़ा उदास हुए बिना नहीं रह सकी। कमल थोड़ा बेहतर था, उसका दिल ज्यादा परिपक्व हो गया था, लेकिन बिछड़ने के इस माहौल ने उसे भी घेर लिया था। उसने राहुल और फैंग देई से बातें की, आखिरी पलों को संजोया। पूरी सुबह लगभग किसी ने भी समीक्षा नहीं की, वे बस साथ बैठे बातें करते रहे। बाद में रामू ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान ध्यान देने वाली बातें दोहराईं और सभी से कोई गलती न करने का आग्रह किया। सुबह 11 बजे सभी ने अपनी अपनी मेज़ें व्यवस्थित कर ली थीं। जब रामू ने छुट्टी की घोषणा की तो सभी अनिच्छा से उठ खड़े हुए। राहुल और फैंग देई अपना बिस्तर समेटने छात्रावास चले गए। कमल अपना बैग लेकर कक्षा से बाहर निकला और साइकिल शेड की ओर चल पड़ा। जियाओ यूजी, त्रिशा की आवाज़ अचानक उसके पीछे गूंजी। कमल ने सिर घुमाया तो देखा कि त्रिशा तेजी से उसकी ओर आ रही है। उसके हाथ में एक कार्डबोर्ड का डिब्बा है। क्या हुआ? क्लास मॉनिटर, ये तुम्हारे लिए है। घर पहुंचकर इसे देखना, मैं अभी जा रही हूँ। उसने कार्डबोर्ड का डिब्बा कमल को दिया और तेजी से चली गई, उसे अपनी पीछे हटी हुई आकृति के साथ छोड़कर। कमल ने अपने हाथ में बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स को देखा, थोड़ा अचंभित। वह बहुत हल्का था। अंदर क्या हो सकता है? वह बाइक शेड की ओर गया और बड़े बॉक्स को अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के सामने टोकरी में रख दिया। वह मुश्किल से उसमें समा पाया। स्कूल के गेट से बाहर निकलते हुए उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहने सुप्रिया को देखा, जो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। कमल उसके पास आया। चढ़ो। सुप्रिया आज्ञाकारी भाव से उसके पीछे बैठ गई। आसपास की कुछ झलकियों पर ध्यान दिया और अपने गालों को लाल होते हुए महसूस किया। कमल धीरे धीरे चला गया। एक क्षण बाद कमल ने अचानक ब्रेक लगा दिए। सुप्रिया अचानक चौंक गई, आगे झुक गई और कमल की पीठ से सट गई। कमल ने अपनी पीठ पर नरमी महसूस की और गंभीरता से बोला, अभी अभी एक गड्ढा था। सुप्रिया का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह कुछ नहीं बोली। जल्द ही कमल ने फिर से तेजी से ब्रेक लगाए और फिर से उसकी पीठ पर हल्का सा झटका लगा। सुप्रिया का चेहरा लाल हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके रसीले होंठ थोड़े उभरे हुए थे, कुछ अन्याय महसूस कर रहे थे। कमल को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसने उम्मीद नहीं की थी कि किंग्या इतना प्रतिभाशाली होगा। इस तरह वह थोड़ी देर चलाएगा और फिर तेजी से ब्रेक लगाएगा। याडिया इलेक्ट्रिक बाइक के ब्रेक वाकई अच्छे थे। सुप्रिया थोड़ी नासमझ थी, उसने पीछे से पकड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा। 10 मिनट से ज्यादा समय बीतने के बाद कमल को पता ही नहीं चला कि सुप्रिया के घर वाली गली के दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसने कितनी बार तेजी से ब्रेक लगाए थे। सुप्रिया जल्दी से बाइक से उतर गई, उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था। वह नीचे देख रही थी, उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैं पहले वापस जा रही हूँ। रुको। कमल ने अपने बैग से एक स्लेटी सफ़ेद महिलाओं का बैग निकाला, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जन्मदिन मुबारक हो। सुप्रिया स्तब्ध रह गई, उसे उसका जन्मदिन कैसे पता चला? तुरंत उसने महसूस किया कि उसका खूबसूरत चेहरा तेजी से जल रहा है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैंने इसे बहुत देर से चुना था। नहीं, ये बहुत बहुत कीमती है। एक बैग में इतनी कीमती क्या होती है? तुम्हें चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो मैं इसे कूड़ेदान में फेंक दूंगी। उसकी बातें सुनकर सुप्रिया ने जल्दी से उसे उठा लिया, उसे डर था कि कहीं वह उसे कूड़ेदान में न फेंक दे। शुक्रिया, आपका स्वागत है, मैं पहले वापस जा रही हूँ। कमल चला गया। दरअसल उसने न सिर्फ एक बैकपैक खरीदा था बल्कि एक जोड़ी कैजुअल स्पोर्ट्स शूज़ भी, जो बैकपैक के अंदर थे। उसे डर था कि सुप्रिया उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने उन्हें उस बैकपैक में रख दिया जो उसने उसे दिया था। उसके जूते बहुत घिसे हुए थे और सुप्रिया के स्वभाव के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे। उसने खास तौर पर गुलाबी रंग के कैजुअल स्पोर्ट्स शूज़ चुने, जो अंता के घरेलू ब्रांड के थे और जिनकी कीमत 400 युआन से ज़्यादा थी। कमल के बैंक खाते में 6 लाख युआन से ज़्यादा थे, इसलिए 400 युआन ज़्यादा नहीं थे। बेशक वह पहले इतने पैसे नहीं जुटा पाता, उसके माता पिता का गुजारा भत्ता सीमित था। सुप्रिया को भी किताब के अंदर कुछ महसूस हुआ। घर लौटकर उसकी नज़र स्लेटी सफ़ेद महिलाओं के बैग पर पड़ी और उसके गाल अनायास ही फिर से लाल हो गए। थोड़ी देर बाद उसने ध्यान से बैग की जिप खोली, मानो जिप टूटने का डर हो। बैग के अंदर एक अंता ब्रांड का जूतों का बैग था। उसने जूतों का बैग निकाला, जूतों का डिब्बा खोला और जब उसने अंदर गुलाबी स्पोर्ट्स जूतों की एक जोड़ी चुपचाप पड़ी देखी तो उसकी आंखों में अनजाने में ही स्नेह झलक आया। दरअसल वह हमेशा से एक नई जोड़ी जूते खरीदना चाहती थी।
अपने सहपाठियों को नए जूते पहने देखकर वह भी कुछ चाहती थी, लेकिन परिवार की स्थिति के कारण वह अपनी माँ से पूछ नहीं पाए। सुप्रिया ने ध्यान से गुलाबी स्पोर्ट्स जूतों को उठाया, उन्हें गौर से देखा, उसका चेहरा स्नेह से भर गया। फिर ये याद करते हुए कि कमल ने उन्हें उसे दिया था, उसके गाल फिर से लाल हो गए। कमल घर लौट आया, उसके माता पिता दोनों काम पर गए थे। वह अपने कमरे में वापस गया, त्रिशा द्वारा दिए गए डिब्बे को देखता हुआ। उसने उस पर लगी डोरी खोली और उसे खोलकर अंदर देखा। डिब्बा लाल, गुलाबी, पीले वगैरह कागज के सारसों से भरा था। कमल दंग रह गया। क्या उसने ये सब खुद मोड़े होंगे? उसने एक एक करके गिने, कुल 365 थे। कमल कागज के सारसों का मतलब जानता था, हर एक सारस एक इच्छा का प्रतीक था। बेशक उसमें त्रिशा का स्नेह और प्यार भी छिपा था। ये तोहफा किसी भी चीज़ से ज्यादा कीमती था, क्योंकि यह एक लड़की की एक लड़के के लिए इच्छा और स्नेह का प्रतीक था। अगर अजय, उस बेवकूफ़ को, इसके बारे में पता चलता तो शायद गुस्से से लाल हो जाता। कमल ने बिस्तर से कागज के सारसों को वापस डिब्बे में रख दिया और कुछ निकालकर किताबों की अलमारी में रख दिए। दोपहर के समय घर पर कोई नहीं था। कमल ने फ़ोन पर टेकअवे ऑर्डर किया और वह लगभग 10 मिनट में उसके घर पहुंच गया। दोपहर के भोजन के बाद उसने अपनी अध्ययन सामग्री खोली और समीक्षा जारी रखी। उसका मन प्रेरणा से भर गया था। त्रिशा के घर पर वह भी दोपहर में समीक्षा कर रही थी, थोड़ी उलझन में। क्या जियाओ यूजी ने वह उपहार नहीं देखा जो मैंने उसे दिया था? वह मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई। जियाओ यूजी, क्या हुआ? आप पूछते हैं क्या हुआ? मैंने तुम्हें इतना सोच समझकर उपहार दिया और तुमने उसे स्वीकार तक नहीं किया। बेशक वह ये शब्द जोर से नहीं कह सकती थी। एक युवती का अभिमान उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता था। कुछ नहीं, बस देख रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। क्लास मॉनिटर, मैं समीक्षा कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हें ठीक से समीक्षा करनी चाहिए। ये कहकर उसने कमल से बात करना बंद कर दिया और खुद की समीक्षा करने लगी। शाम को उसके माता पिता कमल के लिए और भी स्वादिष्ट खाना खरीद कर लौटे, इस उम्मीद में कि वह कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में अच्छा करेगा। सुप्रिया के घर पर उसकी माँ ने आज रात ओवरटाइम नहीं किया और लगभग 8 बजे घर लौटी। उसके छोटे भाई की भी आज छुट्टी थी। माँ, किसी ने मेरी बहन के लिए एक तोहफा भेजा है। सोंग शियुजिन ने अपनी बेटी की ओर देखा, जिसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। किसने भेजा? माँ, कमल ने भेजा था। उसे पता था कि आज मेरी बहन का जन्मदिन है और उसने अंता ब्रांड के एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज़ भी भेजे हैं। मेरी बहन उन्हें इतना प्यार करती है कि वह मुझे उन्हें छूने भी नहीं देती। सुप्रिया ने उसे घूरा, साथ ही थोड़ी बेचैनी भी महसूस की। सोंग शियुजिन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। किंग्या, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? नहीं माँ। तो फिर तुमने उसका तोहफा क्यों लिया? मैं सुप्रिया इतनी घबरा गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। शमशेर ने झट से कहा, माँ, यूगे वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। पिछली बार यूगे ही मुझे अस्पताल ले गए थे। मेरी बहन का जन्मदिन है, ये जानते हुए भी कि उनका तोहफा भेजना बिल्कुल स्वाभाविक है। और हाँ, मेरी बहन जल्द ही कॉलेज जाने वाली है, अब समय आ गया है कि वह डेटिंग शुरू करे। किंग्या, माँ को बताओ, तुम किसी को डेट कर रही हो या नहीं? सच में? नहीं माँ। सोंग शियुजिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, जियाओजे सही कह रही है, कॉलेज में डेटिंग शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन तुम एक सीधी सादी और दयालु बच्ची हो, इसलिए तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए। तुम्हें हर चीज़ के प्रति सतर्क रहना होगा। मुझे पता है माँ, चूंकि उसने तुम्हें एक उपहार दिया है तो उसे रख लो। तुम उसे उसके जन्मदिन पर एक उपहार दे सकती हो। ठीक है किंग्या, क्या तुम्हें ये कमल पसंद है? सुप्रिया झूठ नहीं बोल सकी, उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। अपनी बेटी के हाव भाव देखकर सोंग शियुजिन सब समझ गई। उसका पढ़ाई लिखाई कैसा है? सुप्रिया ने सिर हिलाया, वह और मैं एक ही कक्षा में नहीं हैं। सोंग शियुजिन ने आगे कुछ नहीं पूछा। अगर उस कमल की पढ़ाई भी अच्छी होती तो यह नामुमकिन नहीं होता। अगर वह बहुत बुरा होता तो वह बहुत हिचकिचाती। इसके अलावा भविष्य में क्या होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अच्छी तरह से समीक्षा करना। माँ, तुम सबके लिए खाना बनाने वाली हैं। मैंने आज चिकन और मछली खरीदी है। माँ के जाने के बाद सुप्रिया ने शमशेर को घूरा, काश वह उसे मार पाती। शमशेर झट से मुस्कुराया और बोला, बहन, माँ को देर सवेर यह बात पता चल ही जाएगी। मैं बस उन्हें अभी बता रहा हूँ ताकि आगे कोई परेशानी न हो। मुझे लगता है कि यूगे एक बहुत अच्छी इंसान है। जल्दी करो और समीक्षा करो। तुम्हारी हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है। अपने छोटे भाई के जाने के बाद सुप्रिया ने सावधानी से जूते रख दिए। उसका भाई उन्हें देखने के लिए बाहर ले गया था। 4 जून सुबह 6 बजे के कुछ बाद कमल आदतन उठा। वह बिस्तर पर लेट गया, अपना फ़ोन चेक करने के लिए निकाला, फिर वापस लेट गया और कुछ देर और सोता रहा। उसे सोए हुए काफ़ी समय हो गया था, तभी वह स्वाभाविक रूप से उठा।
पिछले कुछ दिनों से उसकी नसें तनावग्रस्त थीं। स्कूल ने सभी को काम और आराम के बीच संतुलन बनाने के लिए 3 दिन की छुट्टी दी थी। आखिरकार वह 7 बजे के बाद उठा। सबसे पहले उसने खजाना खोजने वाला सिस्टम खोला। खजाना खोजने में सफलता मिली। मेज़बान, चांस कार्ड मिलने पर बधाई। चांस कार्ड इस्तेमाल करने पर मेज़बान को आधे घंटे के लिए एक निश्चित मौका मिलेगा। यह क्या चीज़ है? चांस कार्ड। ज़ियाओ यू, उठो और खाना खाओ। उसकी माँ, रमा देवी, की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई। कमल ने सिस्टम बंद किया, उठा, नहाया धोया और नाश्ते के बाद उसके माता पिता काम पर चले गए। उसने 10:30 बजे तक समीक्षा की, फिर अपनी चाबियां लीं और घर से निकल गया। उसके मोहल्ले से कुछ ही दूरी पर एक सुंदर वातावरण वाला पार्क था। वह आराम करने की योजना बनाते हुए उसकी ओर चल पड़ा। जून का महीना था, मौसम गर्म हो रहा था, लेकिन अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और आज ज्यादा गर्मी नहीं थी। कमल चलते हुए सिस्टम खोला और उसे चांस कार्ड मिल गया। चांस कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग हुआ। शेष समय 29:29 सेकंड। ये चीज़ आखिर किस काम की है? क्या मैं पैसे ले सकता हूँ? 10 मिनट से ज़्यादा चलने के बाद वह इकोलॉजिकल पार्क पहुँच गया। ये पक्षियों के कलरव और फूलों की खुशबू से भरा हुआ था, हरे भरे पेड़ों की छाया में और एक खूबसूरत माहौल में डूबा हुआ था। रास्ते में कमल ने ज़मीन पर भी ध्यान दिया, लेकिन उसे कोई पैसा नजर नहीं आया। इस समय चांस कार्ड प्रभाव में अभी 15 मिनट बाकी थे। कमल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पार्क के अंदर छायादार रास्तों पर चलते हुए आसपास के दृश्यों का आनंद ले रहा था। इकोलॉजिकल पार्क में कई बुजुर्ग लोग थे। कुछ शतरंज खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे, कुछ व्यायाम कर रहे थे और कुछ साथ बैठकर बातें कर रहे थे। इकोलॉजिकल पार्क बहुत बड़ा था, जो फुशुई नदी के किनारे बना था। 5-6 मिनट चलने के बाद अचानक आगे से एक महिला की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। बचाओ, बचाओ! ये सुनकर कमल तेजी से दौड़ा। उसने देखा कि एक छोटा लड़का फुशुई नदी में संघर्ष कर रहा है और किनारे पर एक अधेड़ उम्र की महिला मदद के लिए चिल्ला रही थी। आसपास कुछ बुजुर्ग लोग थे, वे भी मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। मेरे बेटे को बचा लो। जो कोई भी तैर सकता है, कृपया नीचे जाकर उसे बचा लो। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। जल्दी से लोगों को बुलाओ। कुछ बुजुर्ग तैरना जानते थे, लेकिन वे बहुत बूढ़े थे और उनमें शारीरिक शक्ति की कमी थी। उन्हें डर था कि वे बच्चे को नहीं बचा पाएंगे और खुद भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। नदी में बच्चा जितना संघर्ष कर रहा था, वह किनारे से उतना ही दूर जा रहा था। ये स्थिति देखकर कमल ने अपना फ़ोन निकाला, अधेड़ महिला को दिया और नदी में कूद गया। बच्चा किनारे से 10 मीटर से भी ज़्यादा दूर था और वह तेज़ी से उसकी ओर तैरा। कमल शुरू से ही तैर सकता था, लेकिन वह इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं था। बाद में अपनी शक्तिशाली शारीरिक विशेषताओं के साथ उसने तैराकी कौशल कार्ड प्राप्त किया। उसकी तैराकी तकनीक अब पेशेवर राष्ट्रीय एथलीटों से भी बेहतर थी। कुछ ही सेकंड में कमल उस छोटे बच्चे के बगल में तैर गया, उसे एक हाथ से पकड़ लिया और किनारे की ओर तैरने लगा। किनारे पर वापस आकर छोटे लड़के की मां जल्दी से दौड़ी हुई आई। ज़ियाओ वेई, क्या तुम ठीक हो? छोटा लड़का भी डरा हुआ था। कुछ घूंट पानी खांसने के बाद उसने अधेड़ उम्र की महिला को गले लगाया और रोया। अब सब ठीक है, रोना मत, रोना मत। सब माँ की गलती है। कमल पूरी तरह से भीग गया था। शुक्र है गर्मी का मौसम था, अगर सर्दी होती तो उसे बहुत तकलीफ होती। युवक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होते, मेरा बेटा मर गया होगा। अधेड़ महिला को होश आया और उसने कमल को धन्यवाद दिया। कमल मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं आंटी। अगली बार बच्चे पर ध्यान रखना और उसे नदी के पास मत आने देना। आंटी, प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दो, मैं कपड़े बदलने घर जा रहा हूँ। ठीक है नौजवान, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? तभी अधेड़ महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पूछा। कमल मना नहीं कर सका और आखिरकार उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। अधेड़ महिला अपने बच्चे को लेकर चली गई। कमल भी घर की ओर चल पड़ा। अब वह डूबे हुए चूहे जैसा लग रहा था। घर लौटकर उसने नहाया और कपड़े बदले। दोपहर के खाने के लिए उसने एक मसालेदार हॉटपॉट टेकआउट ऑर्डर किया। दोपहर का खाना खत्म करने के बाद वह दोपहर की समीक्षा करने लगा। शाम के लगभग 5 बजे कमल का फ़ोन अचानक बज उठा। यह एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ थी। नमस्ते, मैं उस बच्चे का पिता हूँ जो आज सुबह पानी में गिर गया था। मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। आप कहाँ रहते हैं? हमारा परिवार आपसे मिलकर अपना आभार व्यक्त करना चाहता है। चाचा, आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एक छोटा सा प्रयास था, कुछ नहीं। हो सकता है कि यह आपके लिए एक छोटा सा प्रयास हो, लेकिन आपने हमारे परिवार को बचा लिया। नौजवान, अपनी विनम्रता मत दिखाओ। तुम कहाँ रहते हो? कुईजिंग कम्युनिटी, बिल्डिंग 8, कमरा 301। ठीक है, हम अभी आते हैं। जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा, कृष्णदास और रमा देवी वापस आ गए। माँ, पिताजी, कोई जल्द ही हमारे घर आ सकता है।
कृष्णदास ने उत्सुकता से पूछा, कौन आ रहा है? आज सुबह मैं इकोलॉजिकल पार्क में टहलने गया था और पानी में गिरे एक बच्चे को बचाया। उसके माता पिता आकर मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। रमा देवी यह सुनकर दंग रह गईं। जियाओ यू, माँ को तुम्हारे लोगों को बचाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए और कभी भी खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। मुझे पता है माँ, मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ, वरना मैं किसी को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाता। लगभग 20 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। रमा देवी ने दरवाज़ा खोला और 3 लोगों का एक परिवार बाहर खड़ा था। कृपया अंदर आइए। सुमंत और उनके 3 लोगों का परिवार अंदर आया। कमल और कृष्णदास भी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। जब कृष्णदास ने सुमंत को देखा तो उनका दिल धड़क उठा। क्या ये सचिव झाओ नहीं है? सुमंत ने कमल को देखा, हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाया। युवक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो शायद मैं अपने बेटे को फिर कभी न देख पाता। अंकल, इतने विनम्र मत बनिए, प्लीज बैठिए। सुमंत और उसकी पत्नी ने कुछ फल और दूध खरीदा था जिसे उन्होंने पास में रख दिया। फिर कमल पानी डालने गया। सचिव झाओ, सुमंत ने कृष्णदास की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे जानते हैं। मैंने सचिव झाओ को नगर की बैठकों में कई बार देखा है। कमल ने अपने पिता की बातें सुनी। क्या ये व्यक्ति कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है? उसने पानी डाला और सुमंत के परिवार के पास रख दिया। चाचा, चाची, कृपया थोड़ा पानी पी लीजिए। मेरा नाम कमल है, ये मेरे पिता कृष्णदास हैं और मेरी माँ रमा देवी हैं। क्या शियाओ यू अभी भी छात्र है? हाई स्कूल का एक वरिष्ठ छात्र। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा परसों है। आप सभी को देखकर मुझे बुरा महसूस हो रहा है। भविष्य में समाज अभी भी आप युवाओं पर निर्भर रहेगा। कड़ी मेहनत करो और देश और अपने गृहनगर के लिए उपयोगी व्यक्ति बनने का प्रयास करो। उसकी पत्नी ने उसके भाषण देने वाले लहजे को सुनकर उसे नापसंद करते हुए धक्का दिया। हम आज उनका धन्यवाद करने आए हैं। तुम फिर से अपना आधिकारिक व्यवहार क्यों दिखा रहे हो? चाचा सही कह रहे हैं। जियाओ वेई, तुम्हारे बड़े भाई के पास यहाँ कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं। मैं तुम्हें उन्हें दिखाने ले चलता हूँ। करण ने अपने माता पिता की तरफ देखा और उनके सहमत होने के बाद ही वह कमल के पीछे उसके कमरे में गया। कमल के कमरे में ढेर सारी मज़ेदार चीज़ें थीं जो उसके खेलने के समय की बची हुई थीं। करण सिर्फ 7-8 साल का था, बहुत ही चंचल उम्र। कुछ ही समय में वह कमल से अच्छी तरह वाकिफ हो गया और उसे बार बार भाई कमल पुकारने लगा। बाद में सुमंत दंपत्ति जाने को हुए और उसे बाहर बुलाया। जाने से पहले कमल ने उसे कुछ खिलौने भी दिए जिनसे वह अब वैसे भी नहीं खेलता था। सुमंत के परिवार को विदा करने के बाद कमल ने अपने माता पिता की तरफ देखा और उत्सुकता से पूछा, पिताजी, आपने उन्हें कैसा सचिव बताया था? हमारे फुशुई शहर का उप सचिव। जियाओ यू, तुमने उनके बेटे को बचा लिया। ये बहुत बड़ी दयालुता है। कमल दंग रह गया। जिस बच्चे को मैंने बचाया वह उप सचिव का बेटा है। क्या ये चांस कार्ड का प्रभाव है? रमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने अभी अभी तुम्हारे पिताजी की स्थिति के बारे में पूछा था। मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी अपनी किस्मत बदलने वाले हैं। कमल का चेहरा खुशी से चमक उठा। सच में? बहुत बढ़िया, बधाई हो पिताजी। कृष्णदास के चेहरे पर शांति थी। अभी कुछ तय नहीं है और इस बात का जिक्र किसी से मत करना, ये सचिव झाओ की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। रमा देवी और कमल ने सिर हिलाया। वे स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझ गए। कमल अपने कमरे में लौट आया और थोड़ी देर फोन पर खेलता रहा। उसने त्रिशा को एक संदेश भेजा। अरे वाह! त्रिशा पानी पी रही थी कि तभी उसने अपने फ़ोन की घंटी सुनी। उसने फ़ोन उठाया और उस पर नज़र डाली। कमल का संदेश देखकर उसने फफक करके पानी छोड़ दिया और उसका गला रुंध गया। जियाओमन, क्या हुआ? सुनीता ने अपनी बेटी को अपने कमरे में खांसते हुए सुना और जल्दी से अंदर आई। माँ, मैं ठीक हूँ, बस पानी पीते हुए मेरा गला रुंध गया था। धीरे धीरे पियो, इतनी जल्दी मत करो। माँ के जाने के बाद त्रिशा ने कमल को एक संदेश भेजा। जियाओ यूजी, क्या तुम ज़्यादा गंभीर नहीं हो सकते? तुमने मुझे लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया था। छोटी परी, तुम क्या कर रही हो? कमल ने जानबूझकर ज़्यादा अंतरंग संबोधन का इस्तेमाल किया जिसमें त्रिशा की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक परीक्षण का भी संकेत था। त्रिशा ने उसका संबोधन देखकर नाक भान से कुड़ी। पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? 985 प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सच में? त्रिशा को थोड़ा अविश्वास हुआ। वह कमल के ग्रेड अच्छी तरह जानती थी। वह मुश्किल से दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में दाखिले की कतार में था। अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो शायद उसे दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में भी दाखिला नहीं मिलता। त्रिशा कैसे मान सकती थी कि वह एक प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला पा सकता है? जब 365 कागजी क्रेनें मेरी अच्छी कामना कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला पाना कोई मुश्किल काम है।
कमल को सही संख्या बताते हुए सुनकर त्रिशा थोड़ी खुश हुई, जिसका मतलब था कि कमल ने उन्हें एक एक करके गिन लिया था। करो भी। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर खाना खाने चले गए। शाम को कमल ने सुप्रिया को एक संदेश भेजा, क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो? कॉलेज की प्रवेश परीक्षा जल्द ही आ रही है, तुम्हें काम और आराम के बीच संतुलन बनाना होगा और अपनी ऊर्जा बचानी होगी। सुप्रिया से बात करते समय आमतौर पर कमल बोलता था और वह जवाब देती थी। वह बस उसका व्यक्तित्व था। सुप्रिया के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद उसने बिस्तर पर जाने से पहले 1 घंटे और पढ़ाई की। ये कुछ दिन मुख्य रूप से ऊर्जा के संरक्षण, अपने राज्य को समायोजित करने और सर्वोत्तम संभव स्थिति में कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी के बारे में थे। शनिवार और रविवार को कमल ने प्रत्येक दिन कुछ घंटों के लिए अध्ययन किया और बाकी समय आराम करने में बिताया। उसने इन 2 दिनों में कुछ भी नहीं निकाला और उसका भाग्य मूल्य 2 अंकों से बढ़ गया। 7 जून सुबह 8:30 बजे कमल नंबर 2 मिडिल स्कूल में परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। मूल रूप से उसकी मां रमा देवी उसे गाड़ी में ले जाना चाहती थी, लेकिन कमल ने मना कर दिया। वह पहले से ही एक वयस्क था, वह जानता था कि चीज़ों को कैसे संभालना है और उसकी मां को अस्पताल में भी बहुत काम था। परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार पर कई माता पिता व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों को लाए थे। सुप्रिया, त्रिशा और वह एक ही परीक्षा हॉल में नहीं थे, वे अपने ही स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। कमल को नंबर 2 मिडिल स्कूल में भेजा गया था। कमल के रामू के साथ पंजीकरण कराने के बाद रामू उसे प्रोत्साहित करना नहीं भूला, लगाओ, खूब पढ़ाई करो कमल, चिंता मत करो रामू। कमल परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ, अपनी कक्षा ढूंढी और बैठ गया। परीक्षा आधिकारिक तौर पर सुबह 9 बजे शुरू हुई, जिसमें पहला विषय चीनी भाषा था। दोपहर में गणित, कल सुबह व्यापक मानविकी या व्यापक विज्ञान और दोपहर में विदेशी भाषा की परीक्षा थी। कुल 2 दिन, 4 परीक्षाएं, कुल 750 अंक। प्रत्येक प्रांत और क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन सभी एक जैसे हैं। कुछ कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं 3 दिन की होती हैं और कुछ 4 दिन की। परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा हॉल में सन्नाटा छा गया। कमल ने चीनी भाषा के प्रश्नपत्र को ध्यान से देखा, कठिनाई ज्यादा नहीं थी। उसने कलम उठाए और लिखना शुरू कर दिया। 2.5 घंटे जल्दी बीत गए। कमल ने लगभग 20 मिनट पहले ही परीक्षा समाप्त कर ली, फिर ध्यान से कई बार जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसने कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं की है। 11:30 बजे घंटी बजी और निरीक्षक ने परीक्षा के प्रश्नपत्र इकट्ठा करने शुरू कर दिए। कमल परीक्षा हॉल से भीड़ के पीछे पीछे बाहर निकला और साइकिल से घर की ओर चल पड़ा। घर पर दोपहर का खाना खाने के बाद उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर परीक्षा हॉल में लौट आया। उसकी मां रमा देवी उसे परीक्षा हॉल में छोड़कर अस्पताल चली गईं। दोपहर की गणित की परीक्षा में कमल को लगा कि यह भी मुश्किल नहीं था और उसने इसे अपेक्षाकृत आसानी से पूरा कर लिया। परीक्षा के 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। कमल अपनी अंग्रेजी की परीक्षा देकर परीक्षा हॉल से बाहर आया तो उसने अपनी मां को पास ही खड़ा देखा। रमा देवी ने उसे बाहर आते देखा और जल्दी से उसके पास गईं। जियाओ यू कैसा रहा? कमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ भी मुश्किल नहीं था। 985 में जगह बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। रमा देवी ने उसे घूरकर देखा। वह जानती थी कि उनका बेटा कैसा है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ उसे डांटना ठीक नहीं था। घर वापस आकर रमा देवी ने फिर पूछा, जियाओ यू, सच में परीक्षा में तुम्हारा प्रदर्शन कैसा रहा? काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि प्रश्न बहुत कठिन थे, इसलिए 985 मिलने की अच्छी संभावना है। पूरे देश में केवल 39 985 विश्वविद्यालय हैं और कुल 116 211 विश्वविद्यालय हैं, जो दर्शाता है कि 985 विश्वविद्यालय कितना मूल्यवान है। लेकिन उसकी मां रमा देवी अभी भी थोड़ा अविश्वास कर रही थीं। मां, मैं इस दौरान बेकार में पढ़ाई नहीं कर रही थी। जब परिणाम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा और आपने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। हालांकि कमल को सही अंक नहीं पता थे, लेकिन उसे लगा कि परीक्षा के प्रश्न वास्तव में कठिन नहीं थे। मैंने आपसे क्या वादा किया था? मां, आपने कहा था कि अगर मैं किसी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में दाखिल हो गया तो आप मुझे एक लैपटॉप और एक फ़ोन खरीद देंगी। क्या आप भूल गईं? मां को उस समय लगा होगा कि आप मजाक कर रही हैं, लेकिन अगर आप सचमुच किसी 985 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए जाते हैं तो मां आपके लिए ये सब खरीद देंगी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद कमल को बहुत सुकून मिला। आखिरकार उसे सुबह से शाम तक पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। मुश्किल दिन खत्म हो गए थे। वह बिस्तर पर लेट गया और त्रिशा को मैसेज भेजने के लिए अपना फ़ोन निकाला। परी, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? ठीक ठाक थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। तुम्हारी क्या हालत है? मुझे भी लगता है कि मुश्किल नहीं थी। फिर कमल ने सुप्रिया को मैसेज भेजा, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? काफ़ी अच्छी थी। तुम्हारी क्या हालत है? मुझे भी लगता है कि काफ़ी अच्छी रही। वह दोनों लड़कियों से कुछ देर बातें करता रहा, फिर उसकी मां रमा देवी ने उसे खाने पर बुलाया। अपना फ़ोन रखकर कमल अपने कमरे से बाहर चला गया।
उसके पिताजी पहले ही वापस आ चुके थे और उससे पूछा, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? बहुत अच्छी रही पिताजी। तुम लोग बस मेरे लिए एक नया फ़ोन और कंप्यूटर खरीदने की तैयारी करो। अगर तुम सचमुच किसी 985 की यूनिवर्सिटी में दाखिला पा गए तो पिताजी खुशी खुशी तुम्हारे लिए खरीद देंगे। रात के खाने के दौरान उसके पिताजी ने कहा, जियाओ यू, अगर तुम इस गर्मी में फ्री हो तो ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ। अभी क्यों लेना? तुम्हें देर सबेर लेना ही होगा, अभी ले लेना ही बेहतर है। कमल ने सोचा और मान गया, तो मैं कल एक ड्राइविंग स्कूल देखने जाऊंगा। मेरा एक पुराना सहपाठी है जो ड्राइविंग स्कूल चलाता है, मैं उसे थोड़ी देर में फ़ोन करके बता दूंगी। रमा देवी ने पूछा, जियानमिंग, क्या तुम्हारे पद के बारे में कोई खबर है? मैंने सुना है कि एक निदेशक का तबादला हो रहा है। अभी ये तय नहीं है कि कौन कार्यभार संभालेगा। बहुत से लोग रस्सियां बांध रहे हैं और उपहार दे रहे हैं। रमा देवी का चेहरा खुशी से चमक उठा। क्या हमें सचिव झाओ से मिलना चाहिए? कृष्णदास ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं है। कुछ बातें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आती। जरा रुको। आखिरकार वह इतने सालों से इस व्यवस्था में था और बाहरी लोग इसके कुछ अंदरूनी कामकाज को नहीं समझते थे। उस समय वह भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से बिना किसी संपर्क या पृष्ठभूमि वाली जगह पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। बाद में उसकी धार धीरे धीरे कमजोर होती गई। वरिष्ठता और योग्यता के मामले में वह बुरा नहीं था। रात के खाने के बाद उसके माता पिता इकोलॉजिकल पार्क में टहलने गए। कमल अपने कमरे में लौटा और खजाने की खोज प्रणाली खोली। उसने पिछले 2 दिनों में कोई खजाने की खोज या लॉटरी ड्रॉ नहीं किया था और इस समय उसके पास खजाने की खोज के 2 अवसर थे। खजाने की खोज सफल रही। बधाई हो मेजबान, अच्छा काम करते रहो। इनाम, 1 भाग्य बिंदु। खजाने की खोज सफल रही। बधाई हो मेजबान, आपको एक प्राथमिक शक्ति कार्ड मिल गया है। उसने सीधे प्राथमिक शक्ति कार्ड का इस्तेमाल किया और उसकी शक्ति विशेषता 10 अंक बढ़कर 36 अंक तक पहुंच गई, जो सामान्य लोगों के स्तर से कहीं ज्यादा थी। उसकी वर्तमान शक्ति विशेषता एक विश्व बलवान व्यक्ति के बराबर थी। उसके पास बलवान व्यक्ति जैसी भारी भरकम मांसपेशियां नहीं थीं। वह एक साधारण व्यक्ति जैसा दिखता था, लेकिन उसमें भयानक शक्ति थी। इसी समय उसका फोन अचानक बज उठा। ये त्रिशा का संदेश था। जियाओ यूजी, मेरी योजना है कि कुछ दिनों में जब हम स्कूल जाएंगे तो सभी लोग छुट्टी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इकट्ठा होंगे। तुम क्या सोचते हो? यह एक अच्छा विचार है। हो सकता है कि भविष्य में कई लोग एक दूसरे से दोबारा न मिलें, इसलिए मिलना जुलना अच्छा ही है। ठीक है, तो बात बन गई। हम बिल बांट लेंगे एए सिस्टम और मैं स्कूल के पास ही कोई रेस्टोरेंट ढूंढ लूंगा। ठीक है, तुम क्लास मॉनिटर हो तो बाकी सहपाठियों को बता सकते हो। इस मीटिंग के बाद मैं घूमने जा सकता हूँ। तुम कहाँ घूमने जा रहे हो? कई जगहें, गुइलिन, जिउझाईगो, लिजियांग। मेरे माता पिता मेरे साथ आ रहे हैं। वाह, मैंने पहले कभी यात्रा नहीं की। जियाओ यूजी, मैंने पहले ही तय कर लिया है। अगर मेरे अंक अच्छे रहे तो मैं जियांगहाई शहर के हुआदान विश्वविद्यालय जाऊंगा। मेरे अंक चाहे जो भी हों, मैं जियांगहाई विश्वविद्यालय जाऊंगा। त्रिशा ने उसका संदेश देखकर मुस्कुराई। ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं बाकी सहपाठियों से संपर्क करूंगा। त्रिशा से बात खत्म होते ही राहुल ने एक संदेश भेजा। युगे, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? ठीक रही। तुम्हारा क्या हाल है? मुझे भी लगता है कि परीक्षा काफ़ी अच्छी रही। मैंने अपने सामान्य स्तर से भी बेहतर प्रदर्शन किया। युगे, चलो किंग ऑफ ग्लोरी के 2 राउंड खेलते हैं। तो चलो 2 राउंड खेलते हैं। अगली सुबह कमल उठा और उसने खजाने की खोज प्रणाली खोली। खजाने की खोज सफल रही। बधाई हो मेज़बान, आपको एक दुर्भाग्य कार्ड मिला है। दुर्भाग्य कार्ड इस्तेमाल के बाद आधे घंटे के लिए दुर्भाग्य लाएगा। दूसरों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कमल के पास अब 2 आइटम कार्ड थे, एक स्प्रेयर कार्ड और एक दुर्भाग्य कार्ड। नहाते और नाश्ता करते हुए कृष्णदास ने कहा, जियाओ यू, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्राइविंग स्कूल से संपर्क कर लिया है। नाश्ते के बाद जाकर देखना। ये तुम्हारे अंकल यांग का फ़ोन नंबर है। ठीक है पिताजी। नाश्ते के बाद उसके माता पिता काम पर चले गए और कमल अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से ड्राइविंग स्कूल चला गया। ड्राइविंग स्कूल पहुंचने पर उसने अंकल यांग से संपर्क किया, जो सीधे कमल को प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए ले गए। पहला विषय अपेक्षाकृत सरल था, उसे बस घर पर अभ्यास करने की ज़रूरत थी। ड्राइविंग स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपनी बाइक घर चला गया। रास्ते में वह बहुत तेज नहीं चला रहा था, एक धुन गुनगुना रहा था। साधारण जीवन में साधारण खुशी, अब और अकेलापन नहीं। जैसे ही वह घर पहुंचने वाला था, कमल ने सुप्रिया को देखा। किंग्या। सुप्रिया ने आवाज़ सुनी और अपना सिर घुमाया। जब उसने देखा कि यह कमल है तो उसके सुंदर चेहरे पर एक सौम्य और शांत मुस्कान आ गई। कमल उसके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गर्मियों में नौकरी ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई नौकरी मिल गई? मुझे मिल गई, ये जगह है। कमल ने उस पर नज़र डाली।
यह एक रेस्तरां था और सजावट बहुत अच्छी लग रही थी। प्रति माह कितना? गर्मियों की नौकरी में 2003 मिलते हैं। ये बुरा नहीं है। क्या तुम अब घर जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।